4320। तो ये एंट्री अपनी पास होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री। थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे, आपको अगर लॉजिक वापस सुना है तो वापस से आप रिव्यू कर लो, फिर से आप बैक करके देख लो। आगे बढ़ते हैं बेटा। बिल रिसीव्ड फ्रॉम अरुण अ डेटर। हमको कस्टमर से एक बिल मिला। दोस्तों जो बिल वर्ड है ना, कस्टमर से बिल मिला, इसका मतलब यहां पे बिल का मतलब क्या होता है, बीआर, क्योंकि कोई भी कस्टमर से आपको मिलता है बीआर, बिल रिसीवेबल, ठीक है। अ डेटर ऑफ 500, ठीक है। पहले एक बात करते हैं, अगर एक कस्टमर आपको बिल देता है मतलब बीआर देता है, तो उसकी एंट्री क्या बनाते हैं अपन, इसकी हमारी एंट्री बनती है बीआर अकाउंट डेबिट टू अरुण। और आपको मालूम है कि जब पर्सन का नाम दिया था तो हम लिखेंगे 500, ये एंट्री हमारी बननी चाहिए थी, ठीक है। अब हुआ क्या देखो आप, ₹500 500 का डेबिटेड टू अजय's अकाउंट। अब ये डेबिटेड टू का मतलब आपको मालूम है ना, मैंने क्या बोला था, पोस्टिंग करने में मिस्टेक हुआ। हमने गलती से क्या किया, देखो बेटा, हमने गलती से ना अजय के अकाउंट को डेबिट में लिख दिया 500। अब एक प्रॉब्लम क्या है मालूम, यहां पे एक प्रॉब्लम यहां पे आती है कि सर किसके बदले में अजय लिखा, किसके बदले में, मतलब बीआर को डेबिट करने के बजाय अजय को डेबिट कर दिया, या अरुण को क्रेडिट करने के बजाय अजय को डेबिट कर दिया। तो एक बात हमेशा याद रखना, पूरे बीआरएस में ना बेटा थोड़ी थोड़ी एजम्पशन होती है, और वो एजम्पशन ये मानी जाएगी यहां पे कि अरुण के बदले अजय लिख दिया, पर्सन के नाम की गलती हो गई, ऐसा माना जाता है। अच्छा एक लॉजिक और देता हूं आपको मालूम है ना ये ट्रांजैक्शन कौन से बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, बीआर बुक में। भैया आपको मालूम है ना, ये जो भाई बीआर अपने को मिला तो ये बीआर बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा। ये बीआर बुक में सही रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि गड़बड़ कहां हुई है, पोस्ट करने में। डेबिटेड टू का मतलब क्या हुआ, गड़बड़ कहां हुई है, पोस्ट करने में। मतलब बीआर बुक अगर सही है तो हमेशा क्या मानते हैं कि अपना बीआर अकाउंट बिल्कुल सही है, क्योंकि बीआर बुक सही है मतलब आपका टोटल सही है, मतलब बीआर अकाउंट सही है। बीआर बुक से पोस्ट कहां पे होना चाहिए था, अरुण के अकाउंट में, आपने गलती से लिख दिया अजय के अकाउंट को। तो अब बनाएंगे बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री। बोलो बोलो क्या होगा, देखो अरुण को क्रेडिट करना था, नहीं हुआ ना, तो अभी अरुण को क्रेडिट कर दो 500 से। ये अजय गलत डेबिट हो गया, इसको जीरो करने के लिए इसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा 500, और डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट कितना, ₹1000। ओके नेक्स्ट 35 नंबर, while carry forwarding total in the purchase account to next page 65590 was written instead of 56950। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, हमको कितना लिखना था, 56950 ये लिखना था, हमने गलती से लिख दिया 65590। इसका मतलब हमारा केवल एक अकाउंट गलत है, परचेस, क्योंकि टोटल परचेस अकाउंट में जाता है मालूम है आपको, तो हमने ज्यादा लिख दिया बेटा, तो परचेस ज्यादा लिखा गया, तो परचेस को कम करना है। और आपको मालूम है परचेस को कम करने के लिए परचेस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और डिफरेंस निकाल दो, 65590 माइनस 56950, डिफरेंस हो गया 8640। तो केवल एक ही अकाउंट गलत है, तो दूसरा वाला अकाउंट का नाम क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट। मतलब हमारी एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। मतलब ध्यान, लैंग्वेज में ध्यान रखना, हमने क्या लिखा है 65590, हमने लिख दिया तो ये गलत लिखा है, इंस्टेड ऑफ मतलब किसके बदले में 56950, तो हमने गलती से ज्यादा लिख दिया ना बेटा, तो परचेस बढ़ गया होगा, तो परचेस को करना पड़ेगा कम, तो परचेस को कम करने के लिए परचेस को करेंगे क्रेडिट। आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट कास्ट इन एक्सेस बाय 50। एक्सपेंस अकाउंट जो है ना, उसका डेबिट साइड का टोटल हमने ज्यादा लिख दिया, एक एक्सपेंस को हमने ज्यादा लिख दिया, तो एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है ना बेटा, एक्सपेंस को कम करने के लिए एक्सपेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। और डेबिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। कितना रुपए, ₹50। एंट्री बन गई अपनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट ₹50। आगे बढ़िए, सेल ऑफ 573, हमने 573 का सेल किया, एंटर्ड इन द सेल बुक एज 753। देखो देखो क्या हुआ, अपनी सही एंट्री क्या बननी चाहिए थी, अपनी सही एंट्री बननी चाहिए थी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना 573। हमने गलती से कहां रिकॉर्ड कर, हमने गलती से सेल बुक में कितना लिख दिया, 753। मतलब ना बेटा यहां पे ना अपनी एक तो अमाउंट की गलती है,
मतलब सेल को लिखा सेल बुक में ही है पर अपन ने अमाउंट गलत लिख दिया, और आपको मालूम है ना सेल बुक में अगर हमने लिख दिया 753, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि हमने सेल की एंट्री बना दी 753 से। तो हमने एंट्री क्या बना दी होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल कितना 753, ये हमने गलत एंट्री बना दी है। हमने सेल बुक में ये एंट्री पास कर दी है, लेकिन आपको आगे भी कुछ लिख रहा है, देखो क्या लिखा है, एंड पोस्टेड टू। अब आपको मालूम है लेजर में लेके जा रहा है कि हमने क्या किया, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। ओ माय गॉड, अब मेरे से गड़बड़ क्या हुआ, ये जो कस्टमर अकाउंट है ना मैंने उसको सही माने में मुझे डेबिट में पोस्ट करना था। इसको देखकर जब मैं पोस्ट कर रहा था ना तो मुझे डेबिट में पोस्ट करना था, मैंने गलती से मैंने क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। ओ माय गॉड, गलती ही गलती। मेरी पहली गलती क्या हुई बेटा, पहले तो मुझे सेल बुक में एंट्री करना था 753 से, सॉरी 573 से, तो मेरा सेल बुक गलत है, और दूसरा मैंने पोस्ट करते समय भी क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। पर अब मैं पहले पूरे लेजर को सोचता हूं कि मैंने लेजर में क्या क्या गड़बड़ किया। तो कस्टमर अकाउंट में 753 आ गया, और दूसरा आपको मालूम है ना बेटा कि आपने सेल बुक में अगर 753 लिखा, इसका मतलब लेजर के सेल अकाउंट में भी कितना गया होगा 753। जितना बुक में लिखते हैं उतना ही अकाउंट में जाता है। तो हमारा जो सेल बुक में हमने 753 लिखा ना, तो हमारे सेल अकाउंट में भी कितना चले गया होगा 753। और अपने को अच्छे से मालूम है सब गड़बड़ झाला चल रहा है, सब गड़बड़ है। अब एक एक अकाउंट को सही करो, देखो ये सही होना चाहिए था, अब हमको इसको फोकस करना है। और क्या गड़बड़ हुआ उसका देखो, सबसे पहले उठाते हैं कस्टमर अकाउंट। बेटा कस्टमर के डेबिट में मुझे लाना चाहिए था 573, मुझे कस्टमर के डेबिट में लाना चाहिए था 573, ओके, और मैंने कस्टमर के क्रेडिट में लिख के रखा है 753। अब मैं क्या करूंगा, सोचना, एक बार मैं डेबिट में लिखूंगा 753 तो मेरा कस्टमर जीरो होगा, लेकिन फिर मुझे कस्टमर के डेबिट में 573 भी ले आना है, तो मेरे को एक 573 और लिखना पड़ेगा, मुझे एक 573 और लिखना पड़ेगा। मतलब जरा टोटल मारो, मुझे कितना लिखना पड़ेगा, देखो आप टोटल लगाओ जरा, 753 प्लस 573 1326, 1326। मतलब अब मुझे कस्टमर को डेबिट करना पड़ेगा 1326, तब जाके मेरा कस्टमर अकाउंट होगा सही। ये लॉजिक है बेटा, आपने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया है 753 से, तो एक बार डेबिट करेंगे तो जीरो होगा, लेकिन फिर 573 को डेबिट में भी तो और लिखना पड़ेगा, मतलब 1326 से हमको कस्टमर को करना पड़ेगा डेबिट, तो हमारा कस्टमर अकाउंट हो जाएगा सही। ओके हाँ जी बेटा, अब जरा देखो सेल को मुझे क्रेडिट कितना करना था 573, हमने क्रेडिट के ऐप पर कितना लिख दिया 753, हमने सेल में ज्यादा लिख दिया। कितना ज्यादा लिखा बेटा 753 लिख दिया, जबकि लिखना था 573, हमने 180 ज्यादा लिख दिया। तो सेल को मुझे कम करना है, तो सेल को कम करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा 180 से, ताकि मेरा सेल अकाउंट भी क्या हो जाए सही। तो मेरा कस्टमर भी सही हो गया, मेरा सेल भी सही हो गया, और कोई एंट्री नहीं बन सकता, तो नेचुरली 2 क्या हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। दोनों को ऐड कर लो, 180 प्लस 1326 इज इक्वल टू 1506। एंट्री क्या बन गई, कस्टमर अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 1506। ओके, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, ये बड़ा इजी है। देखो क्या लिखा हुआ है, रिपेयर्स मेड, हमने रिपेयर किया, वह डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। समझ गया ना क्या लिखा है, आपको केवल रिपेयर और बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है। मतलब आपको मालूम है कि जब रिपेयर करते हैं तो हमको डेबिट करना चाहिए था रिपेयर को, हमने गलती से डेबिट कर दिया बिल्डिंग को। तो बोलो बेटा सही एंट्री क्या बनेगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना 50। दूसरा अकाउंट जिसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, आप भी साइलेंट हो जाओ कि पे किया, कैश अकाउंट के बारे में क्या है सब भूल जाओ। डेबिट करना था रिपेयर को, पर आपने डेबिट कर दिया बिल्डिंग को, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। आगे बढ़ते बेटा, A sum of 250 written off as depreciation on machine, हमने मशीन पे 250 का लगाया है डेप्रिसिएशन। अभी क्या हुआ, हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अरे बड़ा इजी हो गया, क्या बोला है कि डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया। तो आपको मालूम है कि मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाते तो सही एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। यहां पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होना रह गया है, तो अब आप डेबिट कर दो, तो एंट्री क्या बन जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 250। वापस एक इंपॉर्टेंट बात क्या है,
नॉट बीन डेबिटेड, इसका मतलब क्रेडिट हो चुका है, मतलब मशीन अकाउंट बिल्कुल क्रेडिट हो चुका है। केवल गलती किसमें, डेबिट वाले अकाउंट में, तो एंट्री बना दो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद 100 रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी, बड़ा इजी है ये भी, हमको 100 रुपए शाह एंड कंपनी से मिला, तो सही एंट्री क्या बनना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। ओके, ये सही एंट्री बनना चाहिए था। अभी देखो क्या लिखा है, रॉन्गली एंटर्ड एस फ्रॉम शॉ एंड कंपनी, हमने गलती से क्या दिखा दिया, जैसे कि हमको मिला शॉ एंड कंपनी से, इसका मतलब क्या हुआ, शाह एंड कंपनी की जगह हमने क्या लिख दिया, शॉ एंड कंपनी। इसका मतलब दोस्तों आपने गलती से क्रेडिट किसको कर दिया, शॉ एंड कंपनी को, शाह की जगह आपने शॉ लिख दिया, तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, जो शॉ एंड कंपनी है इसको गलत क्रेडिट कर दिया था, तो अब उसको करना पड़ेगा डेबिट टू शाह एंड कंपनी। अमाउंट कितना, 100 रुपीज। ये देखिए, ये आपको एंटर्ड एज शॉ मतलब लिखना था शाह पर आपने लिख दिया शॉ, तो ये इसका मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 41, चेक ऑफ 100 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर्ड, हमको 100 रुपए का चेक मिला था मनमोहन से और वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इसकी सही एंट्री क्या बनेगी। मनमोहन का चेक हमको मिला था, जब वो डिसऑनर हो जाएगा तो एंट्री क्या बनती है, जो एंट्री हमको चेक मिलने की बनाया था ना, उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो चेक मिलने की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, तो उसको रिवर्स करोगे तो सही एंट्री, हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए, मनमोहन डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हमारी बननी चाहिए थी। जब भी चेक डिसऑनर होगा तो एंट्री बनती है रिवर्स एंट्री, तो एंट्री डिसऑनर की एंट्री बननी चाहिए थी मनमोहन डेबिट टू बैंक। ओके, अब हुआ क्या है, हैज बीन पोस्टेड टू द, देखो गड़बड़ कहां हुई है, पोस्ट करने में, अगेन हमारी गलती कहां हुई है, पोस्ट करने में, डेबिटेड टू सेल रिटर्न, कहां पर हमने डेबिट कर दिया, सेल रिटर्न में। देखो जरा, डेबिट किस में करना चाहिए था, मनमोहन को करना था डेबिट, और हमने गलती से डेबिट कर दिया सेल रिटर्न को। तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री सीधा बना लेते हैं, क्या एंट्री बनेगी बेटा, आपने बोलो मनमोहन को करना पड़ेगा डेबिट और टू करना पड़ेगा सेल रिटर्न 100 रुपीज। ओके, मनमोहन की जगह क्या आ गया, सेल रिटर्न, ये इसका मतलब है, क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, 42 नंबर, एन अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, महेश से 100 रुपए 200 रुपए लेना था, ड्यू था, हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, ये बैड डेट राइट ऑफ कर दिए थे, मतलब पैसा डूब गया था, उसकी एंट्री बना चुके होंगे, और पैसा डूबता है उसकी एंट्री क्या बनाते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश, ये एंट्री बनाई होगी पहले कभी। अभी क्या हुआ, इन द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले सालों में पैसा डूब चुका था, पिछले सालों में, ठीक है, वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, अचानक डूबा हुआ पैसा मिल गया, अचानक डूबा हुआ पैसा मिला, तो आपको मालूम है क्या सही एंट्री क्या बनती है, डूबा हुआ पैसा मिलता है तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, ये एंट्री बननी चाहिए। अब हुआ क्या, देखो पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश, देखो गड़बड़ कहां हुआ, पोस्ट करने में, इसका मतलब रिकॉर्ड सही हुआ है, और ये रिकॉर्ड कहां हुआ होता है बेटा, कैश बुक में, तो कैश बुक में एंट्री सही हुई है, इसका मतलब अपना कैश अकाउंट बिल्कुल सही है। हमको रिकॉर्ड करना था बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में, और हमने गलती से महेश चंद के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब हमने गलती से महेश को कर दिया क्रेडिट, क्रेडिट करना था बैड डेट रिकवर्ड को। तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी बेटा, महेश को कर देंगे वापस से डेबिट और टू हो जाएगा बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, अमाउंट कितना है 200। क्लियर है क्या आपको, देख लो क्या लिखा है, डूबा हुआ पैसा मिल गया अपने को, तो सही एंट्री बननी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। आपको गड़बड़ कहां हुआ, पोस्ट करने में, मतलब रिकॉर्ड सही है, कैश बुक सही है, कैश बुक सही मतलब कैश अकाउंट बिल्कुल सही है, तो हमको रिकॉर्ड करना था बैड डेट रिकॉर्ड में, और हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिया, महेश को क्रेडिट कर दिया हमने बैड डेट रिकॉर्ड की जगह, तो अब रेक्टिफाई करेंगे, महेश को गलती से क्रेडिट हो गया तो डेबिट कर दो टू बैड डेट रिकवर्ड। ओके, इसके बाद अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 43 में, पढ़ते हैं बेटा क्या लिखा है, रेंट ऑफ 350 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक, हमको 350 का रेंट मिल गया, तो आपको मालूम है जब मिलेगा तो एंट्री क्या बनाएंगे अपन, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये एंट्री बनना चाहिए, मतलब ये हमारा कहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए, कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, और रिकॉर्ड कैसे होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये एंट्री बनना चाहिए। अब पढ़ते हैं क्या गड़बड़ हुआ, अशोक का नाम नहीं आएगा ना, ध्यान रखना, कैश ट्रांजैक्शन जब होता है कोई भी इनकम या एक्सपेंस का, तो हम पर्सन के नाम को रिकॉर्ड नहीं करते, आपको मालूम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
क्रेडिटेड, अब गड़बड़ क्या हुआ देखो, क्रेडिटेड बोथ टू रेंट अकाउंट एंड अशोक अकाउंट। हमने क्रेडिट किया मतलब पोस्ट करने में मिस्टेक किया, बार बार दिमाग में रखो बेटा, गड़बड़ पोस्ट करने में हुई है। तो अब हमने क्या किया देखो, आप कैश बुक में एंट्री सही है, तो कैश बुक में सही है मतलब कैश अकाउंट बिल्कुल सही है, आपको अच्छे से मालूम है कैश बुक सही मतलब कैश अकाउंट सही। अब हमने गलती से क्या किया देखिए, अपन ने लेजर में ना रेंट अकाउंट और अशोक अकाउंट ये दोनों के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया 350 और 350। ओके, ये हमसे गलती हुई है। हमने पोस्ट करते समय, हमको पोस्ट करते समय कौन से अकाउंट में पोस्ट करना था, रेंट अकाउंट के क्रेडिट में, पर मैंने रेंट अकाउंट में भी क्रेडिट में पोस्ट कर दिया और अशोक पे भी पोस्ट कर दिया। तो अशोक में जो पोस्ट किया ना वो गलत है, रेंट में तो पोस्ट करना ही था, वो तो सही किया है, मैंने अशोक को गलती से पोस्ट कर दिया ना, तो अशोक का अकाउंट पे ना गलत है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी बोलो बेटा, अशोक को मैं कर दूंगा डेबिट और टू सस्पेंस अकाउंट कितना 350। कैश अकाउंट मेरा सही है, गलती से मैंने रेंट को तो क्रेडिट करना था, क्रेडिट किया सही है, लेकिन एक और मिस्टेक क्या हुआ, मैंने गलती से मैंने अशोक को भी क्रेडिट कर दिया, तो उसको जीरो करने के लिए अशोक को मैं करूंगा डेबिट। आगे बढ़ते हैं बेटा 44 नंबर, क्रेडिट सेल ऑफ 50। हमने क्रेडिट सेल किया 50 का। ओके, तो बताओ बेटा इसकी सही एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री बनती है। हाँ, अब क्या हुआ देखो, क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट को क्रेडिट किया, बिल्कुल सही किया, सेल अकाउंट को क्रेडिट किया मतलब क्या हुआ, हमने सेल अकाउंट में क्रेडिट किया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने सेल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट किया, तो ये तो बिल्कुल सही है बेटा, ये तो करना ही था। आगे, एंड ऑल्सो टू द डेटर अकाउंट, एंड ऑल्सो मतलब क्रेडिट हमने सेल को भी कर दिया और साथ में डेटर को भी क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब मैंने क्या किया बेटा, ये जो डेटर है ना उसको मैंने क्रेडिट कर दिया 50 रुपीज से। क्या आपको लगता है डेटर या कस्टमर क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं, हमको कस्टमर को करना था डेबिट और हमने कस्टमर को कर दिया क्रेडिट। तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करेंगे, डेटर को कर दो डेबिट, कितने से 100 रुपीज से, क्योंकि आपको मालूम है ना डेटर को करना था डेबिट, हमने डेटर को कर दिया क्रेडिट। तो अब डेटर को डबल अमाउंट से करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है एक बार फिर से बता दूं आपको, आपने क्रेडिट कर दिया ना, इसको जीरो करने के लिए एक बार डेबिट करना पड़ेगा और एक बार डेबिट में जो लिखना है वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो 100 रुपए से डेटर को करेंगे डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, खत्म। आगे बढ़िए बेटा 45 पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बिल रिसीवेबल फ्रॉम हेनरी ₹16,000, हमको हेनरी से मिला बीआर, तो अगर हेनरी से मिला होगा बीआर तो सही एंट्री क्या बननी चाहिए बोलो, बीआर अकाउंट डेबिट टू हेनरी कितना 16,000। और अगर मैं सब्सिडी बुक की बात करता हूं तो ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था, बीआर बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, पोस्टेड, क्या लिखा देखो बेटा पोस्टेड, इसका मतलब क्या हुआ, एंट्री सही बनी है। क्या लिखा है, पोस्ट करने में मिस्टेक हुआ मतलब एंट्री सही बनी है, मतलब बीआर बुक में एंट्री सही हुई है। अब क्या हुआ देखो आप, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बीपी अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू हेनरी अकाउंट। मैंने गड़बड़ क्या किया, मैंने बीपी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और मैंने हेनरी के अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया, ये लिख रहा है बेटा, देख लो आप। हमने पोस्ट करते समय क्या किया, हमने पोस्ट करते समय बीपी अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया और हेनरी के अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बीआर बुक अगर सही है, सुनिएगा ध्यान से, इसमें मिस्टेक हो सकती है, बीआर बुक अगर सही है तो ये माना जाएगा कि अपना बीआर अकाउंट सही है। क्यों, क्योंकि बीआर बुक में एंट्री सही हुई ना, तो अपन मानेंगे कि टोटल सही हुआ है, और टोटल सही हुआ तो और बीआर अकाउंट में टोटल सही पोस्ट होता है, तो मेरा बीआर अकाउंट बिल्कुल सही है। अब मैं दूसरी बात करता हूं हेनरी की, देखो जरा ये टफ है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बीआर बुक सही है इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको मालूम है बीआर बुक सही है मतलब हमेशा हम क्या मानते हैं कि बीआर अकाउंट बिल्कुल सही होगा। तो अब गड़बड़ क्या हुआ बेटा, अच्छा दूसरा देखो, हेनरी को करना था क्रेडिट, मैंने हेनरी को क्रेडिट किया मतलब मेरा हेनरी अकाउंट भी बिल्कुल सही हो गया, बस गड़बड़ एक ही है, बीपी अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया जबकि बीपी अकाउंट क्रेडिट होना नहीं चाहिए था। तो अब मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करूंगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बीआर अकाउंट सही है, ऐसा मत सोचना कि बीआर की जगह बीपी हो गया, क्यों मत सोचना, क्योंकि बीआर बुक सही है। और हमेशा मैं एक बात बोलता हूं कि परचेज बुक सही है तो परचेज अकाउंट सही है,
सेल बुक सही है तो सेल अकाउंट सही है, वैसे ही बीआर बुक सही है तो बीआर अकाउंट बिल्कुल सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, ऑन 31 मार्च गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 300 रिटर्न बाय हरिशरण, 300 रुपए का गुड्स हरिशरण ने लौटाया, तो इसकी सही एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण 300, ये एंट्री हमारी बननी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? एंड वर टेकन इनटू स्टॉक ऑन द सेम डेट। अरे एक बात बताओ बेटा, जैसे गुड्स जब मेरे पास वापस आएगा, सेल रिटर्न गुड्स अगर मेरे पास आएगा तो वो तो मेरे स्टॉक में शामिल हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, आप ऐसा मानो जैसे मान लीजिए आज मेरे पास 100 यूनिट का मेरे पास स्टॉक है। यूनिट, ये 100 क्वांटिटी मेरे स्टॉक में है, ठीक है। अभी सेल रिटर्न आ गया 10 यूनिट का रिटर्न आ गया, तो जब रिटर्न आएगा तो मेरे स्टॉक बढ़ जाएगा। अब मेरा स्टॉक कितना हो जाएगा? 110 का स्टॉक हो जाएगा। तो जब भी कोई गुड्स वापस आता है ना, तो अपने स्टॉक का मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है, अमाउंट की नहीं अभी ना, तो मेरे स्टॉक में शामिल हो जाएगा, वो तो सही है। अब हुआ क्या देखो, बट नो एंट्री वॉज पास इन द बुक। सेल रिटर्न आया और उसकी एंट्री पास नहीं हुई है। जब गुड्स वापस आया ना बेटा, तो आपको मालूम है सेल रिटर्न, और सेल रिटर्न की एंट्री क्या बनती है? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण। आपको क्या बोला कि सेल रिटर्न आ गया और इसकी कोई एंट्री बुक में पास नहीं हुई है, तो आपको ये एंट्री पास करना पड़ेगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण। अब कई लोग के दिमाग में आता है कि सर स्टॉक का क्या, अपना स्टॉक भी तो बढ़ रहा है, तो क्या आपको मालूम है क्या अपन स्टॉक की एंट्री हर दिन पास करते हैं क्या? नहीं करते। स्टॉक की एंट्री हम हर दिन नहीं पास करते। आपको मालूम है स्टॉक की एंट्री कब कब पास करते हैं? जब बिजनेसमैन शुरू में गुड्स इंट्रोड्यूस करता है तब करते हैं। साल के आखिरी में जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसकी एंट्री करते हैं, और वो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है अगले दिन का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक, हम उसकी एंट्री पास करते हैं। स्टॉक की अलग से कोई एंट्री पास नहीं होती। एक चीज दिमाग में बैठा लो बेटा, वो ये बैठाओ कि सेकेंड स्टेज जो हमारा रेक्टिफिकेशन होता है उसमें क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास नहीं होती अनलेस अदरवाइज गिवन। होता यह है कि नॉर्मली जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अपन बनाते हैं ना, वो अपन बनाते हैं जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं उस समय। और सेकेंड स्टेज क्या है? ट्रायल बैलेंस बना है अभी, लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बना है। तो हम ये एज्यूम करते हैं सेकेंड स्टेज में कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमने नहीं बनाई होगी, तो बोलता है ना कि स्टॉक में आया या स्टॉक से चले गया, तो हम ये मानते हैं कि स्टॉक की हमने कोई एंट्री नहीं बनाई है, तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते। सेकेंड स्टेज रेक्टिफिकेशन में स्टॉक को ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसलिए ये बोल रहा है ना कि स्टॉक में हमने शामिल कर लिया है, तो सही है। फिर आखिरी में जब स्टॉक की एंट्री बनाएंगे तो बहुत सारे स्टॉक होगा, तो उसके साथ इसकी भी एंट्री अपने आप बन जाएगी, ठीक है। हाँ, पर कभी क्लियर कट बोल दिया कि हमने स्टॉक की एंट्री बना चुके हैं, तब हमको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। बाकी नॉर्मली हम ये मानते हैं कि सेकेंड स्टेज में स्टॉक की एंट्री नहीं बनती। आगे बढ़ते हैं। 47, अ चेक ऑफ 2500 रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय सस्टेन्ड बाय फायर हैज बीन पेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू हिज प्राइवेट बैंक अकाउंट। रुक जाओ, क्या हुआ देखो बेटा, हमारे यहां आग लगी, इंश्योरेंस कंपनी ने हमको 2500 का चेक दिया, और ये जो चेक है ना, ये बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल अकाउंट में जमा कर दिया। तो नेचुरली पैसा बिजनेसमैन ले गया, तो हमको सही एंट्री क्या बनाना चाहिए? ड्रॉइंग अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि बिजनेसमैन पैसे लेके जा रहे हैं। और टू क्या होना चाहिए बेटा बताइए? इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि पैसा कौन दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी। मतलब इसकी सही एंट्री क्या बनना चाहिए? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि बिजनेसमैन रिसीवर इसको डेबिट कर दो और इंश्योरेंस कंपनी गिवर है तो उसको क्रेडिट कर दो। अच्छा, लॉस हुआ है, उसकी एंट्री पहले हो चुकी है, आज आपको चेक मिल रहा है, तो अपन उसकी एंट्री के बारे में सोच रहे हैं। क्या लिखा देखो, नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स, खत्म। ये जो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो ये एंट्री रिकॉर्ड कर लो, तो अपना रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। क्या एंट्री बन गई? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 48, ये दोनों मिलते जुलते हैं बेटा, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है यहां पे। 48 बढ़ते हैं आगे फटाफट। 1250 का चेक था, इंश्योरेंस कंपनी से मिला, ठीक है, वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या लिखा है? 1250 को चेक जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिला, इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया, अपनी बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये जो डिपॉजिट है, ये जो चेक है वो डिपॉजिट किया प्रोप्राइटर ने अपने प्राइवेट बैंक में। इसका मतलब सोचो क्या हुआ, ये सेम टू सेम हो गया बेटा, जो 47 था ना उसी के जैसा है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने चेक दिया और इसको हमने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, तो हमारी सही एंट्री क्या बननी चाहिए थी? हमारी सही एंट्री बननी चाहिए बेटा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट कितना 1250, ठीक है, ये एंट्री बननी चाहिए। पर देखो जरा हमने इसमें क्या लिखा था, ये वाले में 47 में ये लिखा था कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर 48 में क्या लिखा है? 48 में लिखा है इट इज रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड हुआ है। पर देखो तो सही कहां रिकॉर्ड हुआ, आगे देखो, द फुल वैल्यू ऑफ इनवॉइस वाज पास टू द परचेज बुक। कहां रिकॉर्ड किया है अपने? परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया। वो जो देखो बेटा ये रिकॉर्ड हुआ है ना, ये अब बता रहे कि कहां रिकॉर्ड हुआ, ये रिकॉर्ड हुआ, वो कहां रिकॉर्ड हुआ? परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ। तो परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ मतलब क्या एंट्री बनाई होगी आपने? जब भी परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ इसका मतलब एंट्री बनी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। एक बात बताओ बेटा, कई लोग को इस पे डाउट आता है कि सर इंश्योरेंस कंपनी क्यों हुआ। एक बात बताओ, परचेज बुक में हमेशा पर्सन के नाम आते हैं और किसी न किसी पर्सन का नाम आएगा, और नॉर्मली किसका नाम आता है? जो हमारे क्रेडिटर होते हैं। जैसे हमने एक्स से खरीदा, वाई से खरीदा, जेड से खरीदा उधारी में, तो आप परचेज बुक में क्या लिखते हो? 2x 2y 2z, ऐसा ही लिखते हो ना। और परचेज बुक में जो एंट्री बनाते हैं वो कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के बनाए होंगे। तो वैसे ही क्या हुआ बेटा, ये जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको चेक दिया 1250 का, तो इंश्योरेंस कंपनी का एक बिल आया होगा, मतलब एक इनवॉइस या जो भी बोलो, एक मेमो या डॉक्यूमेंट लिख कर आया होगा कि हम आपको 1250 का पेमेंट करें। तो परचेस बुक लेके जो बैठता है ना, वो क्या देखता है? वो नाम देखता है कि किसने, ये नाम क्या है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट में नाम होगा ना, तो उसमें नाम किसका दिखा? इंश्योरेंस कंपनी। वो बस वो नाम देख के लिख लेता है, तो इसलिए उसने एंट्री क्या बना दी? परचेस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अब आप कंपेयर कर सकते हो बेटा, हमको डेबिट करना था ड्राइंग को, हमने गलती से डेबिट कर दिया परचेस को, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग को करना पड़ेगा डेबिट, और परचेस जो गलत आपने डेबिट कर दिया उसको जीरो करने के लिए करना पड़ेगा क्रेडिट 1250। अब आप चेक कर लो, इंश्योरेंस कंपनी को करना था क्रेडिट, हमने क्रेडिट कर दिया, मतलब इंश्योरेंस कंपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो उसके साथ कोई छेड़खानी मत करना। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 49। अब हम 50 के करीब पहुंच चुके हैं। पढ़ते क्या लिखा है? गुड्स सोल्ड एंड रिकॉर्डेड एज सेल 4000। ठीक है, हमने गुड्स को बेचा और सेल रिकॉर्ड कर दिया, ये तो अच्छी बात है, सेल करेंगे तो सेल तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। आगे देखो, स्टॉक टेकिंग इंटरवेन, हमने स्टॉक लिया, एंड द पार्सल ऑफ गुड्स वाज नॉट डिस्पैच, ये जो गुड्स का पार्सल था ना डिस्पैच नहीं किया आगे, बट वाज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, हमने इसको अपने इन्वेंट्री में शामिल कर लिया, इंक्लूड कर लिया, स्टॉक में शामिल कर लिया, मतलब ठीक है। आगे बढ़ते, पूरा पढ़ देंगे फिर बात करेंगे। टाइटल ऑफ द गुड्स हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। टाइटल वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है ओनरशिप, इसका मतलब होता है ओनरशिप। और आपको एक बात अच्छे से मालूम है, हम लोग ने क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि सेल कब रिकॉर्ड होना चाहिए? सेल रिकॉर्ड होना चाहिए जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। जिस पॉइंट पर सेलर की ओनरशिप बायर को मिल जाए ना, उस समय सेल रिकॉर्ड होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, हमने ये 4000 का गुड्स बेचा, इसको सेल रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन आखिरी में क्या बोला है कि टाइटल मतलब ओनरशिप जो है ना वो बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है, और बायर को ट्रांसफर नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सेल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब ये तो सेल ही नहीं है। जबकि हमने सेल की एंट्री पास कर दी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल की एंट्री को करना पड़ेगा दोस्तों रिवर्स, सिंपल। तो एंट्री क्या बनेगी? सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कितने रुपए से? 4000। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये जो बोला ना कि टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में कि सेल की एंट्री तभी रिकॉर्ड होना चाहिए जब ओनरशिप या टाइटल ट्रांसफर हो जाए बायर को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन अमाउंट ऑफ 450 ट्रीटेड एज पेड इन एडवांस ऑन अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का हमने प्री पेमेंट किया था, इसको बोलते हैं प्री पेड इंश्योरेंस। ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल हमने प्रीपेड इंश्योरेंस किया था, वॉज नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड, उसको हम इस साल ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं कर पाए।
दोस्तों आपको एक बात अच्छे से मालूम है कि पिछले साल की जितनी भी एसेट और लायबिलिटी है ना, उसको अपन इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, मतलब इस साल अपन अपनी बुक्स में लेकर आते हैं। तो जो पिछले साल का जो प्री पेड इंश्योरेंस था वो अपनी क्या है बेटा, एसेट है, और एसेट को मुझे करना चाहिए था ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ऐसा समझ लो कि एक एसेट को मुझे इस साल बुक में लेके आना था, मैं लाना भूल गया, तो अब मुझे एसेट को लेके आना पड़ेगा, और एसेट को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। भाई मुझे एसेट बढ़ानी ना, तो एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, डेबिट करते हैं। तो इसलिए हम एंट्री बनाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस को मैं कर दूंगा डेबिट, और दूसरा अकाउंट का नाम क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट। कितना, 450, क्योंकि केवल एक ही अकाउंट गलत है, वन साइडेड एरर है। तो एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट कर दो, और टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब ये एंट्री तो ठीक है बेटा। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस पिछले साल की एसेट थी, ओके, पर क्या आपको लगता है कि इस साल भी एसेट है? नहीं, ये इस साल का एक्सपेंस है। मतलब ये समझ लो, प्रीपेड इंश्योरेंस किसको बोलते हैं अपन, अगले साल के खर्चे को अपन ने पिछले साल पे कर दिया। तो पिछले साल तो मैंने इसको एसेट मान लिया था, पर ये इस साल तो मेरा एक्सपेंस है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, एक एंट्री और पास करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं ना, वो मतलब पिछले बार प्रीपेड थे, वो पूरे के पूरे इस साल के एक्सपेंस होते हैं, तो उसको एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस था ना, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ना, वो पिछले बार प्रीपेड था, लेकिन इस साल मुझे इंश्योरेंस अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। तो आप सोचिएगा, मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट ही नहीं किया, तो अब जब मैं डेबिट करूंगा तो मुझे इस साल एक और एंट्री पास करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो मैं एक एंट्री और क्या पास कर दूंगा, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। कितना, 450, ठीक है। एक बार वापस से बता दूं, जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ना बेटा, अगर आप पहले इस साल बुक में लेकर आओगे, तो बुक में जब लेकर आते हो ना, तो उसके बाद एक एंट्री आपको पास करना पड़ता है कि जिसमें प्रीपेड इंश्योरेंस को इंश्योरेंस में ट्रांसफर करना पड़ता है, और उसकी एंट्री बनती है इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस। अब हमसे इस क्वेश्चन में गलती क्या हो गई, हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को लिखा ही नहीं। तो नहीं लिखा तो पहले तो लेकर आओ, तो मैंने लेकर आया, और लेकर आने के बाद आपको मालूम है कि एक्चुअल में ये साल के एक्सपेंस में ट्रांसफर होना चाहिए था। तो ये एंट्री अगर पास नहीं की होगी ना, तो ये भी तो नहीं हुई होगी ना। तो इसलिए आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, और इस एंट्री को पास करने के बाद तुरंत आपको ये एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। तो इसके साथ अपने कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, 50। तो हाफ सेंचुरी हो गई, बधाई हो। अब कितने बच गए, 25 क्वेश्चन और है बेटा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या लिखा देखिए, एन अमाउंट ऑफ ₹600 टुवर्ड्स आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर वॉज नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड। एक रेंट जो था ना पिछले साल का, वो आउटस्टैंडिंग था। अब आप कंपेयर कर सकते हो ये दोनों के बीच में। पिछले वाले में क्या था, एक प्रीपेड इंश्योरेंस जो था ना, वो इस साल बुक में हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं कर पाए, मतलब एक एसेट हम बुक में लाने छूट गए। तो इस बार क्या हुआ दोस्तों, एक आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होती है हमारे लिए, लायबिलिटी। तो इस बार हम एक लायबिलिटी बुक में लाना छूट गए, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, बोलिए दोस्तों। हमको आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को बुक में लेके आना है, तो उसलिए हम लोग एंट्री पास करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट्स टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री नंबर 1। तो लायबिलिटी को बुक करना था, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, आप समझ रहे होंगे। और इसके बाद ये अमाउंट कितने का आएगा, 600। और इसके बाद दोस्तों जितने भी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग होते हैं ना, वो करेंट ईयर में कंसर्न अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, करेंट इनकम या एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अब दूसरी एंट्री हम क्या पास करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए सैलरी अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, और ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 600। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये सैलरी अकाउंट को डेबिट क्रेडिट क्यों किए। देखिए क्या होता है बेटा, आपने करेंट ईयर में, भाई पिछले बार का जो सैलरी आउटस्टैंडिंग था, उसका आपने सैलरी का पेमेंट कर दिया पिछले बार वाला। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपने, हम ये मानते हैं कि एंट्री पास कर दी होगी हमने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये देखिए, अकाउंटिंग कई तरीके से हो सकती है, अकाउंटिंग कई तरीके से हो सकती है दोस्तों। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी बुक में आ रही है। अब चलो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान दे दूं। देखो बेटा क्या होता है,
आपके मन में कुछ डाउट आ सकता है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमने पिछले साल मान लीजिए 18-19 ये अपना ईयर है, सैलरी आउटस्टैंडिंग था, तो उसकी एंट्री क्या बनाई होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट मान लेते हैं 10,000, तो ये एंट्री अपने बना ली 10,000। तो इससे क्या हुआ, हमारे बुक में एक लायबिलिटी दिख रही है आउटस्टैंडिंग सैलरी की। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ईयर 19-20। अब क्या हुआ होगा, पिछले बार की सैलरी का हमने पे किया होगा, तो अकाउंटिंग क्या क्या हो सकती है? देखो दो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 क्या हो सकता है कि जब मैं लायबिलिटी का पेमेंट करूंगा ना अगले साल, तो मैं एक एंट्री बना दूं। एक ऑप्शन है कि मैं सीधा एंट्री बना दूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लायबिलिटी का मैंने पेमेंट कर दिया, तो मैं एंट्री ये भी बना सकता हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन कई लोग क्या करते हैं बेटा, कई लोग ये करते हैं कि वो सबसे पहले एक एंट्री बना देते हैं, जो पिछले बार इन्होंने एंट्री बनाई थी ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, ऐसी कोई भी एंट्री बनाते ना, तो अगले साल उस एंट्री को कर देते हैं रिवर्स। तो रिवर्सल एंट्री मतलब क्या बनाई होगी इन्होंने, क्या बनाना चाहिए इनको, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, और उसके बाद ये एंट्री हो नंबर 1। फिर जब ये सैलरी का पेमेंट करते हैं, मतलब पिछले बार की सैलरी का पेमेंट करते हैं ना, तो वो एंट्री बना देते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब ये लोग क्या करते हैं, जब भी पेमेंट करते हैं सैलरी का या कोई एक्सपेंस का, तो ये एंट्री बनाते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक ही बात है बेटा, क्योंकि आप चेक कर सकते हो, आप देखिए, आप यहां पे क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट हो रहा है, यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी हो रहा है क्रेडिट, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे ना, सॉरी ये देखिए, सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो अल्टीमेट एंट्री क्या बन रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अकाउंट्स में एंट्री पास करने के अपने अपने कई लोगों के पैटर्न होते हैं, लेकिन एक ही बात है बेटा कि आपका पैटर्न कोई भी हो, इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका इफेक्ट सेम आना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली ये माना जाता है, मैं क्या बोलूं बेटा, एज्यूम किया जाता है कि आप आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी करते होंगे, ठीक है। तो लॉजिक क्या हो गया, पहले हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को लेकर आ रहे हैं, तो एंट्री बन गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी को जो सैलरी में ट्रांसफर करते हैं उसकी एंट्री भी नहीं बनाई होगी, क्योंकि आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी को ही रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसलिए उसकी भी एंट्री पास होगी। तो ये 2 एंट्री आपको पास करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ते हैं बेटा। क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ वन ऑफ द क्रेडिटर मिस्टर राहुल वाज नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड। मतलब क्या हुआ, एक क्रेडिटर का नाम है मिस्टर राहुल, उसका बैलेंस हम पिछले बार का जो क्रेडिटर था उसको इस साल बुक में नहीं लेकर आए, तो एक लायबिलिटी छूट गया। तो लायबिलिटी को लाने के लिए एंट्री बोलो क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राहुल। जब किसी पर्सन का नाम होता है ना, तो हम उस पर्सन के नाम को रिकॉर्ड करते हैं, और वन साइडेड एरर है तो अकाउंट का नाम क्या होगा, सस्पेंस। तो हमारी एंट्री बन गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राहुल। आगे बढ़ते हैं बेटा 53, बैड डेट एग्रीगेटिंग 450 वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर। पैसा हमारा डूबा था, इसको हमने सेल्स अकाउंट नहीं है, सेल्स बुक नहीं है, सेल्स लेजर है। अरे बेटा, एक होता है सेल्स बुक, कितना कंफ्यूजिंग है देखो, एक होता है सेल्स अकाउंट, ये ना तो बुक है ना अकाउंट है, बल्कि क्या लिखा है, सेल्स लेजर है, और ये लेजर है बेटा। तो लेजर मतलब एक बुक का नाम है, एक बुक का नाम है जिसका नाम है सेल लेजर, और सेल लेजर मतलब उसमें बहुत सारे अकाउंट मेंटेन होते होंगे। तो मैं बात करूंगा इसके ऊपर, वैसे मैं मेन लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन यहां पे रिवीजन कराऊंगा तो एक बार बताऊंगा। बट वर नॉट एडजस्टेड इन जनरल लेजर, लेकिन इसको जनरल लेजर में एडजस्ट नहीं किया गया है। फटाफट रिवाइज करा दूं आपको, क्या किया था मैंने आपको बताया था कि जो लेजर होते हैं ना, जैसे जनरल के क्लासिफिकेशन होते हैं ना, जिसको बोलते हैं सब्सिडी बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक एटसेट्रा, वैसे ही कई लोग जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो लेजर के भी पार्ट बनाते हैं, वो लेजर को अलग अलग भाग में डिवाइड कर लेते हैं। वो लेजर को, अब मैं बाकी पूरा डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं ये मानता हूं कि इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बात करूंगा कि लेजर को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक नाम रख दिया सेल्स लेजर, क्या नाम रखा, सेल्स लेजर, और दूसरा नाम रखा जनरल लेजर। वैसे आपको ध्यान होगा 2 मैंने और बताए थे, एक मैंने बताया था परचेस लेजर, और एक मैंने नाम दिया था नॉमिनल अकाउंट लेजर। तो मैं अभी इनके ऊपर बात नहीं करूंगा बेटा, अभी जो क्वेश्चन दिया ना मैं उसके ऊपर बात करूंगा, सेल्स लेजर और एक है जनरल लेजर। और जो सेल्स लेजर है ना, उसमें हम मेंटेन करते हैं कस्टमर्स के अकाउंट,
जितने भी कस्टमर्स के अकाउंट होंगे वो सब जिस लेजर में मेंटेन होगा उसको बोलते हैं सेल्स लेजर, जिसको अपन ने क्रेडिट में सेल किया। ठीक है, तो सेल्स लेजर में सेल अकाउंट मेंटेन नहीं होता, सेल्स लेजर में क्या होता है मेंटेन, बोलो कस्टमर्स के अकाउंट। और जनरल लेजर में ऐसा मान लीजिए बाकी जितने भी अकाउंट है वो सारे के सारे अकाउंट कहां मेंटेन हो रहे होंगे, जनरल लेजर, इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो आप, पैसा डूबा, तो पहले मैं सोचता हूं सही एंट्री क्या बननी चाहिए, हमारी एंट्री बननी चाहिए बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 450, ये एंट्री बननी चाहिए। और जब ये एंट्री बनेगी तो ये कहां कहां जाएगी बोलो बेटा, ये अपनी जानी चाहिए बैड डेट अकाउंट के डेबिट में और कस्टमर के क्रेडिट में। लेजर में कहां जाना चाहिए, बैड डेट अकाउंट के डेबिट में और कस्टमर के क्रेडिट में। अब मेरे को एक बात बताइए, जो मैंने यहां पे जो लॉजिक दिया ना, उसमें कस्टमर का जो अकाउंट है वो कौन से लेजर में मेंटेन होगा, सेल्स लेजर में, है ना। और ये जो बैड डेट का अकाउंट है ये कहां पर मेंटेन होगा, कौन से लेजर में मेंटेन होगा, जनरल लेजर। हम ये मान रहे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से कि लेजर को उसने दो नाम दिया है, एक है सेल्स लेजर जिसमें कस्टमर का अकाउंट होगा, और एक जनरल लेजर जिसमें वो बैड डेट का जितने भी दूसरे अकाउंट है वो मेंटेन कर रहा होगा, तो बैड डेट का अकाउंट वो मेंटेन कर रहा होगा जनरल लेजर में। अब क्वेश्चन में क्या लिखा देखो आप, 450 जो डूबा वो सेल्स लेजर में राइट ऑफ हो गया, मतलब रिकॉर्ड हो गया, सेल्स लेजर में रिकॉर्ड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सेल्स लेजर में रिकॉर्ड हो गया मतलब कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया, कस्टमर के अकाउंट में पोस्ट हो गया, बट वर नॉट एडजस्टेड इन जनरल लेजर, जनरल लेजर में एडजस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि बैड डेट के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेजर में बैड डेट अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ। तो अब आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करना पड़ेगा, बैड डेट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और टू सस्पेंस, आपको मालूम है ना वन साइडेड एरर है, बैड डेट अकाउंट को डेबिट करना था नहीं कर पाए, अब डेबिट कर दो, और टू क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ये जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं ना अभी, ये पूरा कंट्रोल चार्ट है आपका, मतलब रेक्टिफिकेशन के भयानक से भयानक क्वेश्चन, तकलीफदायक जितने भी क्वेश्चन है, कठोर क्वेश्चन जितने भी खतरनाक क्वेश्चन है, वो पूरा का कंपाइलेशन है। तो बेस्ट है कि आप मार्क करते चलो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि रेक्टिफिकेशन में टफ आपके लिए क्या है। जैसे मैंने रेक्टिफिकेशन में आपको कराए थे 151, वैसे मैं आपको यहां पे करा रहा हूं 75 क्वेश्चन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, व्हीकल विच ओरिजिनली बॉट 7,000 4 years ago, 7,000 4 years ago, रुपीज 7,000, मतलब हमने एक व्हीकल को आज से 4 साल के पहले 7,000 रुपए में खरीदा था, परचेस प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। आगे डेप्रीशिएटेड टू 1200, ये सबसे खतरनाक लैंग्वेज है, देखो क्या लिखा है, डेप्रीशिएटेड टू 1200। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो अपनी व्हीकल थी ना 7,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस की, उसको डेप्रीशिएट करते 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 आज इसकी वैल्यू कितनी है, 1,200 रुपए। देखो बेटा जब वर्ड आता ना कि डेप्रीशिएट टू 1200, इसका मतलब है कि उसको डेप्रीशिएट करते करते 1,200 रुपए ले आए हैं, और 1,200 रुपए आज हमारे बुक में इसकी वैल्यू है, तो इसी को क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। ठीक है, मतलब बाकी कहां गया, डेप्रीशिएशन लगा दिए। आपको मालूम है ना कोई भी एसेट हम खरीदते हैं तो हर साल डेप्रीशिएशन लगाते हैं, तो डेप्रीशिएशन लगाते 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 आज की वैल्यू कहां तक ले आए, 1,200 रुपए तक ले आए, तो आज की बुक में जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। आगे देखो क्या लिखा है, इसको हमने 1,500 में बेचा। आपको मालूम है बेटा कि जब भी हम एसेट को बेचते हैं तो हमको निकालना पड़ता है प्रॉफिट है कि लॉस है, तो और प्रॉफिट लॉस निकालने का तरीका क्या होता है, बुक वैल्यू को कंपेयर करो सेल प्रोसीड से। तो 1,200 की बुक वैल्यू थी, उसको हमने 1,500 में बेचा, तो अपने को प्रॉफिट कितना हो गया, 300 का प्रॉफिट हो गया, दिख रहा है अपने को। ठीक है, उसके एंट्री पास क्या होनी चाहिए, पहले मैं इसके ऊपर बात करता हूं। जब मैं कोई एसेट को बेचता हूं तो मैं एंट्री क्या पास करता हूं, हमारी एंट्री पास होती है कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,500 से टू व्हीकल, व्हीकल हमेशा क्रेडिट होती है बुक वैल्यू से, क्योंकि व्हीकल अपनी बुक में जो 1,200 की दिख रही है तो वो चली गई, तो उसको क्रेडिट कर दो। और जब प्रॉफिट होता है तो आप पीएल अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हो, और प्रॉफिट होगा तो पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो पीएल अकाउंट डेबिट होगा। ये आपको मालूम है, ये सही एंट्री बननी चाहिए सही मायने में। अब देखते हैं आगे हुआ क्या। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में ही हमने एसेट को बेच दिया, ठीक है, बट नो एंट्री अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास। देखो जरा क्या लिखा है, लेकिन बट नो एंट्री अदर देन इन द बैंक अकाउंट, अदर देन इन द बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बैंक एंट्री के अलावा कोई एंट्री नहीं बनाई। देखो क्या लिखा है, बट नो एंट्री, अगर देखो क्वेश्चन ये बोलता ना बट नो एंट्री हैड बीन मेड, अगर ये वर्ड होता नो एंट्री हैड बीन मेड, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई, तो मैं ये पूरी की पूरी एंट्री बना लेता, मैं ये पूरी की पूरी एंट्री बना लेता, लेकिन
इस क्वेश्चन में क्या बोला है, नो एंट्री अदर देन बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट के अलावा और कोई एंट्री नहीं बनी है। इसका मतलब बैंक अकाउंट वाली एंट्री बन चुकी है। इसका मतलब कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट एक ही बात है, ये डेबिट हो चुका है। ये दोनों जो क्रेडिट वाले अकाउंट है ना, ये छूट गए हैं। तो अब हम लोग एंट्री पास करेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू व्हीकल और टू पीएल अकाउंट, 1200, 300 और 1500। केवल कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में एंट्री हो गई है तो वो तो हो गई, उसको छोड़ दो। बाकी जो दोनों अकाउंट क्रेडिट होने चाहिए थे नहीं हुए ना, तो अब इनको क्रेडिट कर दो। तो एंट्री बन गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल और टू पीएल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर। क्या लिखा देखो आप, सेवरल एम्प्लॉय टुक देयर सैलरी इन एडवांस इन द मंथ ऑफ मार्च विच वॉज पेबल टू देम इन अप्रैल। मतलब कई ऐसे एम्प्लॉय है जिन्होंने अप्रैल का पैसा कब ले लिया, मार्च में 2500, और ईयर एंड हो रहा है, आपको लिख रहा है कि 31 मार्च। ठीक है, तो अब इसमें देखो कुछ लिख नहीं रहा है कि क्या मिस्टेक है, लेकिन आपको रेक्टिफाई करना है। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि जो सैलरी अपन ने, देखो वर्ड क्या लिखा है, हमने अप्रैल महीने की जो सैलरी है वो हमने मार्च महीने में दे दी। ओके, अब बेटा यहां पे ना आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि नॉर्मली क्या होता है, जब अपन सैलरी पे करते हैं ना, तो उस समय अपन एंट्री नॉर्मली क्या बनाते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हम लोग एंट्री बना लेते हैं उस समय, क्योंकि हम लोग सोचते नहीं है कि इस साल का है, अगले साल का है, तो कुछ दिया नहीं का, तो अपने को ये एजम्पशन लेना भी पड़ेगा कि हमने एंट्री पास कर दी होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि आपको मालूम है कि ये सैलरी इस साल का नहीं है, अगले साल का है। तो कौन से अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, प्रीपेड सैलरी को। तो अब हम करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री, और हमारी एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा, लेकिन क्या करेंगे आप, ये ऐसे क्वेश्चन अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में थे, तो उनको अपन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब और एजम्पशन लॉजिकल है, नॉर्मली अपन पे करते तो हम एंट्री बनाते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि ये है कब का, अगले साल का, तो एंट्री बनना चाहिए था, इसको हमको प्रीपेड में ट्रांसफर करना है, तो ये हम एडजस्टमेंट एंट्री बना रहे हैं, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। आगे बढ़ते हैं 56, परचेस वॉज मेड फॉर स्टाफ मेंबर। देखो वर्ड क्या लिखा है, फॉर स्टाफ मेंबर, मतलब हमने अपने स्टाफ मेंबर के लिए 1000 का गुड्स परचेस किया। एक बात बताइए आपसे, इसके बाद में बात करूंगा, पहले ही बताओ, अगर हम कोई अपने स्टाफ के लिए कोई गुड्स परचेस करके देते हैं, हम अपने स्टॉक में से नहीं दे रहे हैं, हम बाहर से खरीद के दे रहे हैं, तो दोस्तों सही एंट्री क्या बननी चाहिए मालूम आपको, सही एंट्री बननी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बोला मैंने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मैं अपने स्टाफ के लिए कुछ भी दूंगा ना, तो मैं तो ये मानूंगा कि मैंने उसको सैलरी दी है। भाई ऐसा मानो आपका स्टाफ 10,000 रुपए का है, मतलब उसकी एमआरपी नहीं बोल रहा हूं, उसकी सैलरी है। अब ये बताइए, जैसे मैंने उसको 6,000 रुपए का सामान, उसने बोला कि सर मेरे को सामान चाहिए, तो मैंने कहीं से खरीद के उसको सामान दे दिया, तो मैं तो ये मानूंगा ना कि उसको मैंने 6,000 की सैलरी दे दी। अब जब मंथ एंड होगा तो मैं इसको कितना दूंगा, 4,000, तो 4,000 कैश दूंगा, तो एंट्री क्या बनाऊंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000। तो पहले जो 6,000 मैंने जो सैलरी का पेमेंट किया, गुड्स को कहीं से खरीद के दिया, तो मैं उसकी एंट्री क्या बनाऊंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। तो ध्यान रखना, स्टाफ के लिए कुछ भी दोगे तो ये माना जाएगा कि सैलरी पे कर रहे हैं। अच्छा देखते हैं अपन ने क्या किया, एंड द कॉस्ट वॉज इंक्लूडेड इन परचेस। हमने गलती से परचेस मान लिया, क्या ये परचेस जाना चाहिए था क्या, नहीं। मतलब आप ये मानो, हमको एंट्री बनानी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। ये समझ रहे हैं क्या, क्यों मैं लिख रहा हूं, भाई स्टाफ के लिए मैं खरीद रहा हूं, अगर मैंने किसी को पैसा देकर मैं उसके लिए सामान लेकर आ रहा हूं, तो मेरे को एंट्री बनाना था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैं उधारी में खरीद के लेकर आ रहा हूं, तो मेरे को एंट्री बनाना था सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। लेकिन मैंने गलती से क्या किया, मैंने इसको परचेस में शामिल कर लिया। इसका मतलब है दोस्तों, मैंने सैलरी की जगह गलती से किसको डेबिट कर दिया, परचेस को। मतलब ये मान सकते हो आप कि हमने एंट्री बना दी होगी परचेस टू कैश या क्रेडिटर, जो भी हो। तो दूसरे अकाउंट के बारे में कुछ गड़बड़ नहीं है, वो तो सही है। गड़बड़ क्या हुआ, हमको डेबिट करना था सैलरी को, हमने गलती से डेबिट कर दिया परचेस को। तो बोलो बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेस। ओके,
सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं चुनिंदा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ ताकि आप रेक्टिफिकेशन को फटाफट रिवाइज कर पाओ। और इतने बन गए ना, मतलब रेक्टिफिकेशन का एक भी क्वेश्चन आपको तकलीफ नहीं देगा, गारंटी है। आगे बढ़िए बेटा। नेक्स्ट 57, बिल रिसीव्ड फ्रॉम अनूप। अनूप से हमको बिल मिला। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, बिल वर्ड का मतलब दो चीज होता है, कभी कभी बिल का मतलब होता है बीआर और कभी कभी बिल वर्ड का मतलब होता है इनवॉइस। अब ये पता कैसे चलेगा? तो ये क्वेश्चन के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, उसकी लैंग्वेज को, सेंटेंस क्या यूज किया गया उसको ध्यान में रखते हुए हमको समझना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपको बोलता है कि हमने किसी कस्टमर को माल बेचा और उससे बिल मिला। तो एक बात बताइए बेटा, जब आप किसी कस्टमर को माल बेचते हो तो क्या वो आपको बिल लिख कर देता है क्या? नहीं। वहां जो बिल वर्ड यूज, वहां पे बिल का मतलब इनवॉइस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं किसी को माल बेच रहा हूं ना, तो मैं अपने कस्टमर को इनवॉइस देता हूं। इनवॉइस मतलब सेल बिल। लेकिन आपको बोला ना कि कस्टमर से बिल मिला, तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि कस्टमर से जो बिल मिलता है ना, तो कस्टमर से क्या मिलता है? बीआर मिलता है। आपको कभी बोलता है ना कि कस्टमर से बिल मिला, इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि वहां पे जो बिल वर्ड है इसका मतलब क्या होगा? बीआर, है ना। वो बीआर देता है ना कि हाँ भाई मैं आपको इतना रुपए दूंगा, अपने कोई बिल लिख के देता है, तो वो अपने लिए बीआर एसेट अपने लिए। लेकिन अगर एक बिल का मतलब इनवॉइस कब होगा? जब आप किसी से कोई सामान खरीदते हो या किसी से आप कोई सर्विसेज लेते हो। मान लीजिए मैंने किसी से अपना, मेरा मान लो भाई मेरा ये कैलकुलेटर खराब हुआ, मैंने रिपेयर करवाया, सॉरी, है ना। तो रिपेयर कराऊंगा तो मान लीजिए उसने 200 रुपए का चार्ज लगाया, तो वो बिल बना के देगा। तो मैं किसी से जब कोई काम कराता हूं या मैं जब किसी से गुड्स खरीदता हूं तो वो मुझे बिल देता है, उसको बोलते हैं इनवॉइस। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब जरा पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन में क्या लिखा है। बिल रिसीव्ड फ्रॉम अनूप। अभी सस्पेंस है कि बिल का मतलब बीआर है कि इनवॉइस है। फॉर रिपेयर टू फर्नीचर, मतलब देखो क्या लिखा है, हमने फर्नीचर का रिपेयर कराया था, उसका बिल है, ठीक है। और एंड न्यू फर्नीचर सप्लाइड, और उसने हमको न्यू फर्नीचर सप्लाई किया था, उसका बिल है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे बिल का मतलब क्या होगा दोस्तों? इनवॉइस, ठीक है। मतलब हमने मिस्टर अनूप से दो काम कराए थे, एक तो फर्नीचर का रिपेयर कराया और दूसरा उसने हमको फर्नीचर दिया था। तो अनूप ने एक बिल बना के दिया। ये बिल कैसा दिया? देखो बेटा, उसने बिल में लिखा रिपेयर 300, फिर उसने लिखा होगा नया फर्नीचर 1000, मतलब अनूप से आपको 1300 का बिल मिला। तो मेरा एक सवाल है, ये जब बिल का मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट, ये जब लेकर हम आए होंगे अनूप का, तो हमको सही एंट्री क्या बनाना चाहिए? हमको सही एंट्री बनाना चाहिए रिपेयर को डेबिट करने के, क्योंकि एक्सपेंस है। नया फर्नीचर आ रहा है उसको डेबिट कर लो 1000 से, और टू में क्या करूंगा? अनूप में कितना करूंगा? 1300। ये होना चाहिए था, हमेशा आपके दिमाग में सही एंट्री पहले बनना चाहिए। अब देखो हुआ क्या, वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक एज 1100। हमने इसको कहां रिकॉर्ड कर दिया? परचेज बुक में। परचेज बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए था। अब देखो हमने गलत क्या काम किया, हमने गलती से क्या किया? परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब हमने परचेज की एंट्री बना दी। तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी? परचेज डेबिट टू अनूप, कितना? 1100। चेक कर लो बेटा, आपको क्या लिखा है? हमने इसको गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया 1100 से, तो परचेज बुक का मतलब एंट्री क्या बना दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू अनूप 1100। ये सही एंट्री है, ये गलत एंट्री आपने बना दी। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे अपन। चलो रेक्टिफाई कर दो जरा। रिपेयर ऑफ फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ ना, अभी डेबिट कर दो। रिपेयर डेबिट 300, फर्नीचर डेबिट 1000, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ो। अनूप को क्रेडिट करना था 1300 से, हमने क्रेडिट तो किया लेकिन कितने से? 1100 से। तो अनूप को 200 रुपए कम क्रेडिट किया है, तो अभी 200 रुपए से और क्रेडिट कर दो, तो अनूप भी सही हो जाएगा। टू अनूप करो, टू अनूप कितना? 200। और ये जो परचेस हमने गलत डेबिट कर दिया, इसको जीरो करने के लिए परचेस को करना पड़ेगा क्रेडिट, तो परचेस क्रेडिट हो गया 1100। तो ये एंट्री बनेगी दोस्तों अपनी। ओके, हेलो, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 58। दिल थाम के पढ़िएगा बेटा और बाजू में लिख लो इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? फर्नीचर विच स्टूड इन द बुक एट ₹500। ये जो बुक है ना, ये जो फर्नीचर है हमारे बुक में कितने का दिख रहा था? 500, मतलब 500 क्या दिया है? बुक वैल्यू, ठीक है। वॉज सोल्ड फॉर ₹275। इसको हमने 275 में बेचा, ये सेल प्रोसीड हो गई 275। तो एक बात तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब भी कोई एसेट को बेचते हैं तो उस एसेट को बेचने से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैं एक बार वर्किंग कर लूं, 500 की चीज को मैंने 275 में बेचा,
इसका मतलब लॉस कितना हो गया 225। ये मन में सोचते रहना चाहिए अपने को। आगे देखो, इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग ₹875। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो फर्नीचर है ना पुराना वाला, ये अपने बेचा नहीं है एक्चुअल में। ये हुआ ये है कि हम एक नया फर्नीचर लेने गए और ये जो नया फर्नीचर है वो कितने का है 875। तो हमने अपने पुराने फर्नीचर को दे दिया। जो पुराना फर्नीचर है ना, ये हमारी बुक वैल्यू थी 500 की। हमने जब उसको दिया तो उसने क्या बोला, उसने बोला हम 275 रुपीज इसकी वैल्यू मानेंगे। मतलब जो पुराने फर्नीचर की जो वैल्यू है वो उसने कितना माना 275। इसका मतलब अब बैलेंस कितना बचा 600। बैलेंस कितना बचा 600। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है, न्यू इनवॉइस ऑफ 600। देखो ये जो नया बिल वो जो हमको देगा ना, वो कितने का दिया 600 का, बराबर है, सही है। आगे वॉज पास टू द परचेस बुक। देखो दोस्तों हुआ क्या है, ये देखिए ये ट्रांजैक्शन कुछ हुआ है अपना। मतलब हुआ ये है कि हम नया फर्नीचर लेने गए तो हमने अपने पुराने फर्नीचर को उसको दे दिया। जो पुराना फर्नीचर हमारे बुक में था 500 का, उसको उसने बोला कि 275 की हम इसकी वैल्यू मानेंगे। मतलब इसमें अपने को 225 का लॉस है। और अब 875 माइनस उसने कर दिया 275 फर्नीचर की वैल्यू, और उसने क्या बोला 600 रुपए का बिल है, ये हमको आप पे करो। तो अब इसने किया क्या, देखो ये पूरे ट्रांजैक्शन को इसने कहां रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में। मतलब मैं बोलना चाहता हूं आपको कि इसने गलत एंट्री क्या पास की होगी, सोचिए दोस्तों। परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब इसने एंट्री पास की है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कितना 600। ये एंट्री इसने पास की है, जबकि आपको मालूम है कि परचेस का कोई रोल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसकी सही एंट्री क्या बनना चाहिए। अब हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसकी सही एंट्री क्या बनना चाहिए। तो दोस्तों इसकी सही एंट्री क्या बननी चाहिए, सोचिएगा। अब मैं इसको वन बाय वन बात करता हूं। देखिए मेरे पास एक नया फर्नीचर आ रहा है, कितने का 875। इसको मैं सेपरेट ले रहा हूं ताकि क्लियर हो। नंबर है अपना 58 नंबर। ये क्या हुआ देखो। अब सही एंट्री क्या बनना चाहिए इसके बारे में विचार करते हैं। हमारे पास नया फर्नीचर आ रहा है तो मैं फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दूंगा कितने से 875 से। ये नया फर्नीचर अपने पास आया। अब जरा पूरा सोचना, नया फर्नीचर आया लेकिन हमारा पुराना फर्नीचर चले गया। तो पुराना फर्नीचर गया है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 500, तो उसको मैं कर दूंगा क्रेडिट। लेकिन आपको यह भी मालूम है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें हमको लॉस हुआ है कितने का 225। तो लॉस को मैं डेबिट कर दूंगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर पूरा नाम लिखेंगे 225। और बाकी जो 600 है ये हमको क्रेडिटर को देना है, उसको पेमेंट करना बचा है, तो टू क्रेडिटर हो जाएगा 600। ये सही एंट्री पास होनी चाहिए थी। एक बार आप सोच लो, एक बार आप सोच लीजिए, ये अपनी सही एंट्री पास होनी चाहिए थी। समझ लीजिए कैसे। आपके पास नया फर्नीचर आया ना 875 का, तो फर्नीचर को डेबिट कर दोगे, ठीक है। अब क्रेडिटर को क्रेडिट क्यों करें, क्योंकि हमको उसको 600 रुपए देना है तो उसको क्रेडिट कर दो। मैं कंबाइन एंट्री बता रहा हूं आपको। और इसके बाद आपका जो पुराना फर्नीचर वो चले गया, तो जब फर्नीचर जाता है तो हमेशा बुक वैल्यू से क्रेडिट करते हैं, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया। और अपने को जो लॉस हुआ है, लॉस को हमेशा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो लॉस को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है 225। तो ये एंट्री हमारे बुक में बननी चाहिए थी, जबकि हमने गलती से एंट्री क्या बना दिया हमारे बुक में, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कितने से 600 से। और अब ये दोनों एंट्री को देखकर मैं क्या बनाऊंगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री। चलो स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले ये देखिए फर्नीचर डेबिट हो रहा है 875 और इसी एंट्री में फर्नीचर क्रेडिट भी हो रहा है 500 से। तो एक ही अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करने के बजाय हम नेट कर सकते हैं। फर्नीचर को हमने नेट डेबिट कर दिया 375, 875 डेबिट है माइनस 500 क्रेडिट, ठीक है। अब ये जो लॉस है, लॉस को हमने अभी तक डेबिट नहीं किया, अभी लॉस को डेबिट कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दो। या आप लिख सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो भी चलेगा। कितने रुपए का लॉस है 225, ठीक है। तो ये भी आ गया। अब देखो ये परचेज जो गलत डेबिट हो गया, इसको जीरो करने के लिए परचेज को हमको करना पड़ेगा क्रेडिट कितने से 600 रुपीज से, ओके। और क्रेडिटर को क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट करके रखा है, मतलब क्रेडिटर अकाउंट अपना बिल्कुल सही है। तो ये एंट्री हमारी पास होगी।
कभी भी दोस्तों रेक्टिफिकेशन में आने तक आपको मैच्योरिटी आप में चाहिए कि आप कंबाइंड करके एंट्री को सोच सको। तो ये एंट्री जो है ना, ये एंट्री टफ है। एक बार वापस से सोच लो क्या हो रहा है। नया फर्नीचर आ रहा है तो मैं डेबिट करूंगा ना फर्नीचर को, पुराना फर्नीचर जा रहा है तो मैं फर्नीचर को क्रेडिट करूंगा ना। और जब भी कोई फर्नीचर जाता है, बिकता है, किसी भी तरीके से आता है, तो प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। तो यहां पे लॉस हो रहा है तो लॉस को मैंने डेबिट कर दिया, और हमको क्रेडिटर को पे करना है 600 रुपए, तो मैंने क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया 600 से। तो ये एंट्री बनना चाहिए था, ये एंट्री बनी है, इसके बेस पे बन गया रेक्टिफिकेशन। आगे बढ़ते बेटा, 59 नंबर क्या लिखा देखो आप। A dishonor BR for ₹500 returned to the firm by the bank had been credited to bank account for collection of bill and debited to BR account। देखिए क्या हो रहा है, एक जो BR था ना वो BR डिसऑनर हो गया, 400 का BR था वो डिसऑनर हो गया, और ये हमको बैंक ने लौटाया। क्यों लौटाया बैंक ने? क्योंकि हमने देखो आगे क्या लिखा है, इसको बिल को हमने कलेक्शन के लिए दिया था बैंक को। तो अब मैं जरा सोचता हूं कि मैंने जब एक BR जब डिसऑनर होता है और ये BR हमने बैंक को दिया था कलेक्शन के लिए, जब वो डिसऑनर होगा तो इसकी सही एंट्री हमारी बननी चाहिए, कस्टमर को हम कर देते हैं डेबिट और टू हम कर देंगे बैंक अकाउंट फॉर कलेक्शन ऑफ बिल। ये एंट्री पास होनी चाहिए जब बिल होता है डिसऑनर। देखो इसका मैंने लॉजिक आपको दिया था कि कस्टमर से जब BR मिला होगा ना तो हमने एंट्री कर दी होगी BR अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब जब बिल का मुझे पैसा नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कस्टमर से पैसा लेना है, तो इसलिए मैंने कस्टमर को कर दिया डेबिट कि तुमसे पैसा मुझे लेना है। और बैंक अकाउंट जब BR मैंने बैंक को दिया था ना तो मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। अब ये बैंक को पैसा नहीं मिला तो उसको भी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो सही एंट्री बनी चाहिए कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर कलेक्शन ऑफ बिल। अब हमने गलती से डेबिट किसको कर दिया, BR को। ये हमसे गलती हो गई, तो हमको डेबिट करना था कस्टमर को, हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया, BR को। ठीक है, तो अच्छा आगे क्या लिखा है, अ चेक वॉज लेटर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर 400 एंड इट वॉज डिप। ठीक है, मतलब ये बाद में क्या बोला, वो जो कस्टमर था ना उसने हमको 400 रुपए चेक दे दिया जिसको हमने बैंक में जमा कर दिया। तो ये पीछे में जो लिखा वो तो कोई गलती हुई नहीं है, तो केवल एक ही गलती हुई है, जब भी कोई BR होता है डिसऑनर तो हमको डेबिट करना चाहिए कस्टमर को, और हमने गलती से डेबिट किसको कर दिया, BR को। तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, कस्टमर डेबिट टू BR, कस्टमर डेबिट टू BR, ये अपनी एंट्री पास होगी 400 से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सेल ऑन अप्रूवल 2000 वर इंक्लूडेड इन सेल बुक। आपको मालूम है सेल ऑन अप्रूवल का मतलब क्या होता है, हमने कस्टमर को अप्रूवल पे माल दिया, मतलब पसंद आए तो रखेगा नहीं तो नहीं रखेगा। तो एक्चुअल में ये आज के दिन ये सेल नहीं होती, ठीक है, पर हमने इसको सेल बुक में शामिल कर लिया, हमने इसको सेल मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ ऑफ दिस गुड्स वर रिटर्न बट नो एंट्री वॉज पास इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस गुड्स। देखो क्या हुआ, 2000 में से आधा गुड्स वापस आ गया, तो कोई बात नहीं। देखो जब अपन ने अप्रूवल पे दिया ना तो हमने इसको सेल मान लिया, ओके, लेकिन जब सेल मान लिया आपने और आधा गुड्स वापस आ गया तो सेल रिटर्न की एंट्री पास करना था, हमने एंट्री पास नहीं किया, तो अब आप एंट्री पास कर दो। क्या एंट्री पास होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 1000। ठीक है, पहले आपने सेल मान लिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर रिटर्न आएगा तो फिर आप सेल रिटर्न की एंट्री मान लो। तो ये एंट्री पास करना था, हमने नहीं किया, तो अब एंट्री पास कर दो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। आगे क्या लिखा देखो आप, हाउएवर रिटर्न गुड्स हैज बीन इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक एट देयर कॉस्ट प्राइस। ये मैंने आपको बोला भी है कि सेकंड स्टेज रेक्टिफिकेशन में क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री पास करने की आवश्यकता नहीं है। जब सेल रिटर्न का गुड्स मेरे पास आएगा तो मैं अपने स्टॉक में शामिल करूंगा ही करूंगा, तो इसने भी शामिल कर लिया, वो तो ठीक बात है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक की जब अपन एंट्री पास करेंगे, अभी अपन ने की नहीं है ऐसा मानते हैं, तो इसलिए यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री का कोई रोल नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 61 1260 represent credit given to customer when the payment against sales invoice were received. However, these invoices themselves were not entered in the book. आगे लिखा है discount of 10% is allowed on the selling price in all such invoice. ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आपको ध्यान होगा। चलिए मैंने आपको इसका एक लॉजिक दिया था, लिखा क्या देखो आप, 1260 represent credit given to customer when the payment against sales invoice were received. इसका मतलब यह था कि जब कस्टमर से पैसा मिला तो हमने कस्टमर को क्रेडिट किया,
कस्टमर से 1260 मिला, तो एक बात बताइए, जब कस्टमर से आपको 1260 मिलेगा तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 1260, ये हमको एंट्री पास करना चाहिए। ये एंट्री हमने पास किया है। देखो इसमें क्या लिखा है, जब हमको पैसा मिला तो हमने कस्टमर को क्रेडिट किया, तो ये तो सही है, मतलब पहले वाले में कोई गलती नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है, हाउएवर दीज इनवॉइस देमसेल्व्स वर नॉट एंटर्ड इन द बुक। ये जो इनवॉइस है ना, ये इनवॉइस को हमने एंटर नहीं किया है। आपको मालूम है ना, जब भी हम माल को बेचते हैं तो पहले इनवॉइस बनता है, उस इनवॉइस को देखकर हम सेल की एंट्री करते हैं, ठीक है, फिर पैसा मिलता है। तो इसमें क्या हुआ है, पैसा मिला बाद में उसकी एंट्री कर चुका है, पर ये इनवॉइस की एंट्री नहीं पास किया है। तो अपने को इनवॉइस की एंट्री पास करना पड़ेगा। और इनवॉइस की एंट्री क्या बनती है बेटा? इसकी बनती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। यही तो एंट्री बनाते हैं ना अपन, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो इनवॉइस की एंट्री नहीं बनी थी, तो हमने एंट्री बना दी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। आगे देखिए क्या लिखा है, अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड ऑन द सेलिंग प्राइस इन ऑल सच इनवॉइस। अब एक खास बात क्या है कि हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आपको मालूम है डिस्काउंट दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं बनती, कैश डिस्काउंट की एंट्री बनती है। तो यहां पर पता कैसे चलेगा कि 10% का डिस्काउंट कौन सा है? आपको क्या बोला, हर इनवॉइस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू ऑल कस्टमर्स। ओके, तो अब जरा सोचिएगा कि हमको ये जो सेल है वो भी 1260 कर रहा होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद 1260 आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको लिखा ना कि सब पे, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं बनती, इसका मतलब जितना पैसा मिला उतने का ही सेल हुआ होगा। तो इसलिए सेल की भी एंट्री कितने से बढ़ेगी? 1260 से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन अंडर वैल्यूड बाय ₹300। 300 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया। 300 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया, मतलब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बन चुकी है, ठीक है, क्योंकि अंडर वैल्यू है। तो अब जरा सोचो क्या है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक को है बढ़ाना। तो पहले एक सवाल है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या बनती है, इसको सोचें क्या पहले। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनती है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस, या कुछ लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी लिखते हैं, एक ही बात है। ये एंट्री का लॉजिक मैंने बोला था कि मैं फाइनल अकाउंट के समय समझाऊंगा आपको। तो ये एंट्री बनती है क्लोजिंग स्टॉक की। अब आपको क्या लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक आपने 300 रुपए कम लिखा, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री 300 से कम बनाई है। अंडर वैल्यू हो गया, मतलब क्या हुआ? अंडर वैल्यू का मतलब है कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को कम से रिकॉर्ड कर दिया। तो अब मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना, तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस, कितने से? 300 से। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो बढ़ गया, और एंट्री कम से पास की, ध्यान रखना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो होती है ना उसको देखकर अपन एंट्री बनाते हैं। वैल्यू कम हुआ तो एंट्री कम से पास हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 63, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 75,000। हमने इन्वेस्टमेंट को 75,000 में बेचा है, मतलब ये अपना पैसा मिला 75,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। इसमें अपने को 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये पक्का है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, देखो इसका सेल प्रोसीड दिया है 75,000 और प्रॉफिट आपको दिया है 15,000। इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू रही होगी 60,000 की। चेक कर लो आप भाई, 60,000 के इन्वेस्टमेंट को मैंने 60,000 में खरीदा होगा इन्वेस्टमेंट, उसको 75 में बेचा, तभी तो 15,000 का प्रॉफिट है। मतलब इन दोनों के बेस पर क्या निकल गई? बुक वैल्यू, कि इन्वेस्टमेंट हमारी बुक में 60,000 का दिख रहा होगा। अभी हुआ क्या? या पहले एक काम करो, मेरे को बताओ कि इसकी सही एंट्री क्या बनना चाहिए, उसको लिखते हैं अपन। जब बिका ना तो एंट्री बनना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट 75,000 टू इन्वेस्टमेंट 60,000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। ये हमारी सही एंट्री बनना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी एसेट बिकती है ना, इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए बुक वैल्यू से। तो ये हमारी एंट्री बनना चाहिए। अब हमने क्या किया? पास थ्रू सेल अकाउंट, हमने इसको सेल अकाउंट में डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सेल अकाउंट में जाना चाहिए था क्या? इसका आंसर है नो। हमने इसको, मतलब हमने गलत एंट्री क्या बना दी मालूम? हमने इसको सेल की तरह मान लिया, मतलब हमने एंट्री बना दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना? 75,000। ये हमसे गलती हो गई। तो अब रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे? बोलो बेटा, ये सेल जो गलत क्रेडिट हो गया, इसको जीरो करने के लिए सेल को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और ये जो दोनों अकाउंट है ना, ये क्रेडिट होना चाहिए थे, ये दोनों क्रेडिट होने चाहिए थे, नहीं हुए, अब क्रेडिट कर दो।
ये 75,000 थे, टू इन्वेस्टमेंट 60,000 और टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 15,000। ये बन गई इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 64, सेल्स इंक्लूडेड सेल ऑफ फर्नीचर। सेल में फर्नीचर का सेल शामिल है, होना नहीं चाहिए भाई, सेल में गुड्स का सेल होना चाहिए, गलती कर रही है। हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 900, मतलब 900 रुपए क्या है बुक वैल्यू। आपको मालूम है कि फर्नीचर मतलब एसेट है, इसको जब बेचेंगे तो क्या होना चाहिए, जो भी प्रॉफिट लॉस हो बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या हुआ, बुक वैल्यू ऑफ 900, बुक वैल्यू 900 है, 4 रुपीज 850, मतलब इसको बेचा कितने में, 850 में। 900 के फर्नीचर को हमने 850 में बेचा, मतलब अपने दिमाग में आना चाहिए कि 50 रुपीज का जो लॉस है वो अपने बुक में आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एज ऑन 31 मार्च, ओके, मतलब सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि इसने इसको सेल में रिकॉर्ड कर लिया, तो सेल तो है ही नहीं ना बेटा, तो मैं सेल को मैं कर दूंगा रिवर्स। मैंने 850 का जो सेल रिकॉर्ड कर दिया गलत है, सेल में चले गया, तो सेल जो 850 है उसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, आपको मालूम है कि इसमें लॉस हुआ है अपने को कितने का, 50 का, तो जो लॉस है तो पीएल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 50 रुपीज से, ताकि मेरे बुक में लॉस रिकॉर्ड हो जाए। और मेरी जो फर्नीचर गया है ना, तो फर्नीचर जब जाता है तो फर्नीचर को क्रेडिट करते हैं बुक वैल्यू से, तो इसलिए मैंने फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया 900 से। एक बार वापस से सोच लो बेटा क्या हो रहा है। हमने फर्नीचर को बेचा, तो एक्चुअल में तो ये होना क्या चाहिए था, मान लो उधारी में बेचा, तो जिसको उधारी में बेचा होगा मिस्टर एक्स को बेचा होगा, तो एक्स को डेबिट करना था, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना था टू फर्नीचर। लेकिन मैंने क्या मान लिया, सेल मान लिया, तो मैं डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री सोच सकता हूं कि सेल में तो जाना ही नहीं चाहिए था, तो मैंने 850 का सेल को क्रेडिट कर दिया, तो उसको रिवर्स कर दूंगा, 850 को डेबिट कर दूंगा। अब सेल मैंने मान लिया, मतलब मैंने कोई प्रॉफिट लॉस निकाला ही नहीं होगा, तो ये जो लॉस हुआ ना मुझे, मैं पीएल को डेबिट करूंगा। और फर्नीचर जब जाता है तो फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए, और फर्नीचर जाता है हमेशा बुक वैल्यू से, इसलिए बुक वैल्यू को हम कर देंगे क्रेडिट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 65, डिस्काउंट अलाउड 560 एज पर कैश बुक। ठीक है, हमने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड को करना था डेबिट। पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट, ये गलत है भाई, डिस्काउंट को आपने कमीशन में डाल दिया, गलत है। तो इसको अगर रेक्टिफाई करेंगे तो क्या बनना चाहिए बताओ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये बनना चाहिए सही मायने में 560 से, ये होना चाहिए रेक्टिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। बट कैश बुक टोटल शुड बी 650 बिकॉज डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹90 टू बंटू ब्रदर्स हैज बीन ओमिटेड। मतलब दो गलतियां हैं एक्चुअल में, कुछ खास बात नहीं है। पहला तो क्या हुआ, हमने डिस्काउंट दिया था 560 का, उसको हमने कमीशन में डाल दिया, तो एक रेक्टिफिकेशन क्या हो गया, डिस्काउंट डेबिट टू कमीशन। अभी दूसरी गलती क्या हुई, कैश हमने 90 रुपीज का जो डिस्काउंट है ना, ये हमने दिया था बंटू ब्रदर्स को, और ये ओमिट हो गया, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो खुशी मनाओ ना, एक डिस्काउंट हमने दिया था और रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसको रिकॉर्ड कर लो। तो रिकॉर्ड करोगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बंटू ब्रदर्स, कितने से, 90 से, 90 से। तो अपने आप देख लो, आपको क्या बोला, डिस्काउंट का टोटल होना चाहिए 650, तो हो गया 560 ये और 90 ये दोनों मिलके कितना हो गया 650। तो ये दो एंट्री पास करना पड़ेगा, या दोनों को मिला के एक एंट्री भी बना सकते हैं। अगर मिला के एक एंट्री बनाओगे तो क्या बनेगा, मर्ज एंट्री। एक मर्ज एंट्री लिख दूं मैं, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, डिस्काउंट डेबिट कर लो 650 से टू कमीशन 560 और टू बंटू ब्रदर्स 90, ये भी चलेगा, एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66, हाँ बेटा, अब आप जितने भी हम लोग जो डिस्कस करने वाले ना, ये सब थर्ड स्टेज का रेक्टिफिकेशन में कराना चाहता हूं। और आपको अच्छे से मालूम है कि जब थर्ड स्टेज का रेक्टिफिकेशन होता है, जब भी होगा थर्ड स्टेज का रेक्टिफिकेशन, तो ध्यान क्या रखना है, नॉमिनल अकाउंट, थर्ड स्टेज का रेक्टिफिकेशन किसके समान है, सेकेंड स्टेज के समान है। बस एक ही बात को ध्यान रखना है, जहां पे भी नॉमिनल अकाउंट आएगा ना, तो उसकी जगह क्या आएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। जहां पे भी नॉमिनल अकाउंट आएगा ना, उसकी जगह क्या आएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बस इसको आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। और दो तीन चीज क्या ध्यान रखनी है, एक तो ये हो गया, दूसरा थर्ड स्टेज रेक्टिफिकेशन में एक नया अकाउंट बन गया पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इसका जो भी बैलेंस होगा ये बैलेंस को अपन ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, और इसकी एक एंट्री पास होगी। और तीसरा, सस्पेंस अकाउंट का अगर कोई बैलेंस बचा तो इसको भी ट्रांसफर कर देना टू कैपिटल अकाउंट। और आपका एक डाउट था कि पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट ये बनाना पड़ेगा कि बनाना पड़ेगा एग्जाम में, तो आंसर है नो। अगर केवल बोलता है ना कि रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओ तो ये दोनों अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई क्वेश्चन में साफ साफ बोलता है कि अकाउंट्स बनाइए तब बनाना पड़ेगा, एक अलग बात है। बाकी इन जनरल आपको अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। चलो बेटा अब स्टार्ट कर लेते हैं। 66 नंबर, अ सेल ऑफ मशीन टू मेहता क्रेडिट 9000, उधारी में हमने मेहता को मशीन बेचा, नॉट एंटर्ड इन बुक एट ऑल। देखो क्या लिखा है, हमारे बुक में एंट्री ही पास नहीं हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मशीन को हमने बेचा ना, बुक वैल्यू मशीन की कितनी है, 7500 की मशीन की बुक वैल्यू है, ओके। द फर्म हैज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच ईयर। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये आगे क्या बात कर रहा है, दिस एरर इज डिटेक्टेड इन नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड स्टेज रेक्टिफिकेशन। आपको मालूम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। इससे अपने को पता चला कि इस साल की गलती का पता अगले साल चला। चलिए बेटा वन बाय वन करते हैं अपन रेक्टिफिकेशन। हमने मेहता को मशीन बेची है 9000 का, और ये मशीन की बुक वैल्यू क्या है 7500। तो अपने को दिख रहा है कि प्रॉफिट कितने का है 1500 का। तो इसकी पहले मैं बनाऊंगा सही एंट्री, इसकी सही एंट्री, क्योंकि बुक में एंट्री नहीं हुई तो एंट्री कर लो। एंट्री क्या बनेगी, मेहता कर दो डेबिट, इससे लेना कितना है 9000 रुपए, टू मशीन क्रेडिट कितने से होती है बुक वैल्यू से 7500, और टू पीएल अकाउंट कितना 1500, अपने को प्रॉफिट हो गया, मशीन को बेचने से अपने को प्रॉफिट हो गया 1500, ठीक है। तो ये हो गया, ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रॉफिट, ओके। हाँ, इसके बाद देखो ये तो एक मतलब पिछले बार अपन ने एसेट बेच दिया था, तो अपने को पिछले बार एसेट को बेचने की एंट्री बना देनी थी, हमने नहीं बनाया, भूल गए, ठीक है। अब एक बात लिख रहा है कि फर्म की एक प्रैक्टिस है कि वो 10% का डेप्रिसिएशन हर साल के आखिरी में लगाता है। तो अब एक चीज सोचिए, मशीन को बेचना था, बेच दिया आपने, तो बेच दिया तो अपने को बेचने की एंट्री बनानी थी, अपन ने नहीं बनाया। तो नहीं बनाया तो क्या हुआ मालूम आपको, लास्ट ईयर एक बड़ी गड़बड़ क्या हो गई, लास्ट ईयर हमने मशीन को बेचा लेकिन अपने बुक में बेचने की एंट्री नहीं हुई। तो बेचने की एंट्री नहीं मतलब मशीन अकाउंट अपने बुक में दिख रहा होगा, तो जब बुक में दिख रहा था तो हमने लास्ट ईयर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। तो हमने लास्ट ईयर गलत एंट्री क्या बना दिया, अपन ने एक एंट्री बना दिया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, कितने से 750 से, क्योंकि 7500 की बुक वैल्यू है, इसके ऊपर 10%। आपको लगता है कि डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, आंसर है नो, क्योंकि मशीन तो पिछले बार बिक गई होगी। देखो यही होता है बेटा, एक गलती की वजह से दूसरी गलती भी हो जाती है। अगर मैं मशीन बेचने की एंट्री बना लेता ना तो मैं डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगाता, लेकिन मैंने मशीन को बेचने की एंट्री पास ही नहीं किया, तो मेरे बुक में मशीन दिख रही होगी तो मैंने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा। तो अब ये भी तो गलत एंट्री है ना, ये एंट्री मुझे पास ही नहीं करनी चाहिए थी, तो अब मुझे इसको भी इस साल रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसको रिवर्स करने की एंट्री क्या बनेगी, मशीन को मैं करूंगा डेबिट और टू कर दूंगा डेप्रिसिएशन, कितने से 750 रुपीज से। मतलब अब मैं एक काम करता हूं बेटा, आपको मालूम है थर्ड स्टेज रेक्टिफिकेशन है, तो जहां जहां नॉमिनल अकाउंट इसकी जगह क्या आएगा, पीएल एडजस्टमेंट। तो देखो पीएल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट इसकी जगह आएगा पीएल एडजस्टमेंट। आप दो एंट्री बना सकते हो बिल्कुल, और मर्ज भी कर सकते हो, ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको। तो एक एंट्री ये बना लो रेक्टिफिकेशन, और दूसरे नंबर में ये जो एंट्री है ना मशीन डेबिट टू डेप्रिसिएशन, मशीन तो एसेट है, ये जो डेप्रिसिएशन है उसकी जगह क्या आएगा, पीएल एडजस्टमेंट। तो ये दो एंट्री बन गई, रेक्टिफिकेशन एंट्री दोनों है, दो एंट्री बना सकते हैं आप, मेहता डेबिट टू मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट, और दूसरी एंट्री बनेगी मशीन डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट 750। और दोनों को जब मर्ज करोगे ना तो उस केस में मर्ज एंट्री क्या बनेगी ये भी बता दो मेरे को, मेहता डेबिट 9000 टू मशीन 7500 माइनस 750 मतलब 6750,
और 2 PL एडजस्टमेंट हो जाएगा 2250, क्योंकि 2 बार क्रेडिट हो रहा है, दोनों को जोड़ के एक साथ भी आप एंट्री बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट 67 नंबर। गुड्स वर्थ ₹1000 was sent on sale or return basis to a customer। कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा, मतलब अप्रूवल पे भेजा, ठीक है, एंड एंटर्ड इन द सेल बुक, और इसको सेल बुक में एंट्री कर दिया, जो कि गलत है, आपको मालूम है। आगे बढ़ते हैं। एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमने पिछले साल कस्टमर को अप्रूवल पे माल भेजा था और साल खत्म हो गया और कस्टमर ने जवाब नहीं दिया और हमने उसको सेल मान लिया था, जब भेजा उसी समय सेल मान लिया। अब एक बात बताइए, अगर कस्टमर ने अभी जवाब नहीं दिया, साल खत्म हो गया ना, तो ये तो पक्का है कि इस साल का सेल नहीं है, वो मतलब पिछले साल का सेल नहीं रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द सेल प्राइस वॉज 25% अबव द कॉस्ट। जो इसका सेल प्राइस है ना, वो कॉस्ट में 25% जोड़कर है। दिस एरर डिटेक्टेड इन नेक्स्ट ईयर। इस गलती का पता अगले साल चला। देखो अब वन बाय वन अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, जब अप्रूवल बेसिस पे माल भेजते हैं ना, ये जो वर्ड है ना सेल और रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब ही क्या होता है, अप्रूवल पर। इसका मतलब क्या होता है, अप्रूवल पर, मतलब पसंद आएगा तो रखेगा, नहीं तो वापस कर सकता है। तो एक्चुअल में सेल कब होता है, जब वो पसंद करता है। पिछला साल 31 मार्च खत्म हो गया और उसने अभी तक पसंद नहीं किया और हमने सेल मान लिया था, तो ये तो पक्का है कि पिछले साल का तो सेल नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल को रिवर्स करना पड़ेगा। तो सेल को रिवर्स करने की एंट्री में क्या करूंगा, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर कितना, 1000। ये हो गया एंट्री नंबर 1 जो मुझे करना पड़ेगा। समझ गया ना, मैंने पिछले बार सेल रिकॉर्ड कर दिया, जबकि वो पिछले साल तो सेल हुआ ही नहीं है, तो सेल को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखो क्या हुआ। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सेकंड स्टेज में नहीं होती, लेकिन थर्ड स्टेज में हमेशा होती है। थर्ड स्टेज में हमेशा होती है। क्या होगा, देखो आपको क्या बोला, वो जो देखो, अपन ने पिछले बार सेल मान लिया था ना, तो जब मैंने सेल मान लिया तो क्या हुआ, मैंने अपने स्टॉक को कम दिखाया होगा। मैंने क्या बोला, हाँ ये माल तो बिक गया। लेकिन अब जब मैं सेल को रिवर्स कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या मानूं कि पिछले बार माल नहीं बिका, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि वो जो गुड्स है जो मेरा कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, वो गुड्स मेरा है, मेरा स्टॉक है। तो मुझे अपने स्टॉक को भी बढ़ाना पड़ेगा। मैंने पिछले बार सेल मान लिया, तो सेल मान लिया मतलब मैंने स्टॉक में उसको शामिल नहीं किया होगा। अब इस गलती का पता मुझे अगले साल चल रहा है, तो जब अगले साल मैं क्या करूंगा, मैं पिछले साल की गलती को रेक्टिफाई करूं, तो पहले तो मैंने सेल को रिवर्स किया, और अब जब सेल नहीं है तो उसके इसमें पिछले बार का मेरा स्टॉक बढ़ना चाहिए ना, तो मैं स्टॉक को बढ़ाऊंगा। और स्टॉक को बढ़ाने की एंट्री क्या बनती है, जो स्टॉक करने की एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन एक सबसे खास बात है, क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री होती है ना, वो बनती है हमेशा कॉस्ट प्राइस से। किससे बनती है, कॉस्ट प्राइस से। अब हमको कॉस्ट निकालना है। ये जो 1000 है ना बेटा, ये 1000 तो सेलिंग प्राइस है। ये जो 1000 है ना, ये तो सेलिंग प्राइस है। इसका मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो अब अपन कॉस्ट प्राइस निकालना सीख लेते हैं। देखो भाई क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस आपको दिया है 1000। आपको एक बात मालूम होगी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेल में से प्रॉफिट माइनस कर लेते हैं तो आता है कॉस्ट प्राइस। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में देखिए आप, प्रॉफिट आपको दिया है 25%। जो अपना सेलिंग प्राइस है इट इज 25% अबव कॉस्ट। आपको दिया है, लैंग्वेज क्या है, सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट में 25% जोड़ने से आ जाता है सेलिंग प्राइस। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट आपको दिया है 25% ऑन कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। अब आपके सामने 1000 रुपए क्या है, ये तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन प्रॉफिट किसके ऊपर दिया है, कॉस्ट पर। तो मैं 1000 का 25% नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि 1000 सेलिंग प्राइस है, जबकि प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट पे। तो अब इसका एक तरीका होता है, फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं अभी पहली बार एक काम करता हूं, मैं आपको ना 100 मान के बता देता हूं। भाई मान लो कि कॉस्ट जो नहीं पता उसको 100 मान लेते हैं, या x मान लेते हैं, मैं 100 मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा 25, क्योंकि प्रॉफिट आपको दिया है कॉस्ट पे 25।
तो उस केस में सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125। ये एज्यूम डाटा है, अपन एज्यूम कर रहे हैं कि 100 रुपए, अगर 100 रुपए में मैं खरीदूंगा तो मैं 25 रुपए प्रॉफिट जोड़ के कितने में बेचूंगा, 125 में। अब ये एज्यूम डाटा के बेस पे क्या निकल जाता है, एक्चुअल डाटा। तो ये कैसे निकलेगा, अगर सेलिंग प्राइस 125 है तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, इसलिए सेलिंग प्राइस अगर 1000 होगा, एक्चुअल में 1000 है, तो कॉस्ट प्राइस होगा 100 डिवाइड बाय 125 इंटू 1000, ये आ गया अपना 800। कितना आ गया, 800। तो ये 800 आ गया दोस्तों अपना कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये जो एंट्री है ना अपनी, ये जो हमारी एंट्री है ना, वो एंट्री कितने से बनेगी, 800 से। कितने से बनेगा, 800 से। ओके, तो ये दो एंट्री बनेगी, पक्का है। अब ये दोनों को मेरे को कंबाइन करना है अगर, तो मैं कैसे कंबाइन करूंगा, या तो आप दो एंट्री अलग अलग बना दोगे चलेगा, पर आपको मालूम है ना थर्ड स्टेज में क्या होता है, जहां जहां नॉमिनल अकाउंट आता है उसकी जगह क्या लिखना है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखो ये सेल एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसकी जगह क्या आएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कस्टमर तो पर्सनल अकाउंट है तो वैसे ही आएगा। अच्छा, इधर जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये तो आपके एसेट अकाउंट है, तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा। ये जो परचेस है इसकी जगह क्या आ जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा। अब फिर से वही बात है कि मर्ज बिल्कुल कर सकते हो। आपके मन में बार बार सवाल आ सकता है कि सर मर्ज कर सकते हैं क्या, आंसर इज यस, बिल्कुल मर्ज कर सकते हो, या दो एंट्री भी बना सकते हो। तो ये दो एंट्री बनाओगे तो पीएल एडजस्टमेंट टू कस्टमर और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद थोड़े ही बचे बेटा, चलो खत्म करते हैं। 68 नंबर, परचेस ऑफ स्कूटर। हमने स्कूटर परचेस किया, ये तो एसेट है, एसेट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ₹3000। हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया, कन्वेंस को। तो पहले मैं रेक्टिफाई कर लेता हूं, स्कूटर डेबिट टू कन्वेंस 3000, ठीक है, ये एंट्री बन गई। गलती उसको रेक्टिफाई कर दिया। अब देखो जरा खास बात क्या है, ओनर चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। मतलब जो ओनर है ना, हम अपने सारे व्हीकल पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, हमारी पॉलिसी है। आगे देखो, दिस एरर डिटेक्टेड इन नेक्स्ट ईयर। ये वही बात है कि गलती का पता, मतलब क्या हुआ, कुल मिला के सोचो आप, ये जो स्कूटर है ना, ये स्कूटर मैंने पिछले साल खरीदा होगा और मैंने गलती से किस में डाल दिया, कन्वेंस में, तो मेरी बुक में स्कूटर पिछले बार दिखाई नहीं होगा। तो पहले तो मैंने उसको रेक्टिफाई कर दिया इस साल, स्कूटर डेबिट टू कन्वेंस। अब दोस्तों एक और गलती हुई है, स्कूटर अगर आप पिछले बार दिखाते तो डेप्रिसिएशन लगाते, तो आपने स्कूटर दिखाई नहीं, मतलब डेप्रिसिएशन लगाना रह गया, तो वो भी तो लगाना पड़ेगा ना। मैंने इसके पहले बताया था ना, एक गलती की वजह से दूसरी हो जाती है, ये भी तो वही हो रहा है। तो अब मैं डेप्रिसिएशन भी चार्ज करूंगा, तो उसके लिए एंट्री क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर, कितना, 300। ये एंट्री पास होगी। और अब आपको मालूम है थर्ड स्टेज है, तो नॉमिनल अकाउंट जहां जहां दिख रहा है उसकी जगह क्या लिखना है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये जो कन्वेंस है ये नॉमिनल अकाउंट है, तो इसकी जगह आएगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, उसकी जगह आएगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब हमारी दो एंट्री क्या बन गई, स्कूटर डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट 3000 और दूसरा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्कूटर 300। दोनों को मर्ज करके एक एंट्री बनाओगे तो क्या बनेगा, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट 2700। ये भी चल सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स 2000 एंटर्ड एज अ सेल। हमने इसको सेल के रूप में एंटर कर दिया। चलो बेटा फटाफट, सही एंट्री क्या बनना चाहिए, एक्स डेबिट टू, सॉरी परचेस किया है, सॉरी परचेस किया है, सही एंट्री क्या बनना चाहिए था, परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 2000। हमने गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया, एंटर्ड एज अ सेल, मतलब हमने सेल मान लिया, तो हमारी एंट्री बन गई है गलती से एक्स डेबिट टू सेल 2000। अब हम करेंगे रेक्टिफिकेशन। तो पहले मैं रेक्टिफिकेशन नॉर्मल तरीके से करता हूं बेटा, परचेस डेबिट करना था, नहीं किया, अब परचेस को डेबिट कर दो। सेल गलत क्रेडिट हो गया, इसको जीरो करने के लिए डेबिट कर दो। और एक्स को करना था क्रेडिट, हमने गलती से एक्स को कर दिया डेबिट, तो अभी एक्स को क्रेडिट करना पड़ेगा डबल अमाउंट से, 2000, 2000, 4000। अब अगेन ये थर्ड स्टेज रेक्टिफिकेशन है, तो आपको अच्छे से मालूम है कि ये जो दोनों अकाउंट है ना, ये दोनों आपके नॉमिनल अकाउंट है, तो ये दोनों की जगह क्या आएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब मैं सीधा एंट्री क्या बना सकता हूं, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4000 रुपए टू एक्स
4000। ओके, ये एंट्री बनेगी इसकी। नेक्स्ट, कितने बच गए? बस बेटा 5 और, खत्म पूरा एक्टिविटी। 6 क्वेश्चन और। कमॉन 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 फास्ट। परचेस ऑफ 2395 फॉर परचेस, सॉरी पेमेंट। हमने परचेस के लिए पेमेंट किया। देखो परचेस के लिए पेमेंट किया मतलब आपको मानना पड़ेगा कि कैश परचेस है। आगे देखते हैं। वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। अमाउंट अपन ने ज्यादा पोस्ट कर दिया। और आगे क्या लिखा है? अगेन इस गलती का पता अगले साल चला। मतलब ये परचेस, ये देखो, ये अपन ये एज्यूम करें कैश परचेस है, तो अगर कैश परचेस है तो कौन से बुक में आना चाहिए? कैश बुक में। तो कैश बुक में तो एंट्री हो चुकी है। वहां से कहां पर जाता है? परचेस अकाउंट में। वहां से कहां जाता है? परचेस अकाउंट में। तो परचेस अकाउंट में डेबिट में जाना चाहिए ना। हमने लिख दिया 2593, ये गलत है। लिखना कितना चाहिए था? 2395। देखो जरा डिफरेंस कितने का है? 2593 माइनस 2395, 198। हमने 198 रुपीज परचेस को ज्यादा लिख दिया दोस्तों। तो परचेस को कम करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस। लेकिन आपको मालूम है परचेस की जगह क्या आ जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट 198। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71, कैश सेल ऑफ 1700 टू मीना। मीना को कैश सेल किया है। सही एंट्री क्या बनना चाहिए? कैश टू सेल। मीना का नाम नहीं आना चाहिए बेटा। 1700। ओके, क्या हुआ? पोस्टेड, गड़बड़ कहां हुआ पोस्ट करने में? टू द क्रेडिट ऑफ मीना। हमने गड़बड़ क्या किया? देखो आप, हमने मीना के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। हमने मीना के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। जबकि आप बताओ ना किसके क्रेडिट में पोस्ट होना चाहिए था? सेल अकाउंट में। अरे एंट्री सही है, मतलब कैश बुक सही है, कैश बुक सही है, प्राइमरी बुक सही है, पोस्ट करने में मिस्टेक हुआ है। तो कैश बुक सही मतलब कैश अकाउंट बिल्कुल सही है। सेल अकाउंट को क्रेडिट करना था, हमने गलती से मीना को क्रेडिट कर दिया। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगा? मीना को कर दो बेटा डेबिट और 2 हो जाएगा सेल। पर सेल की जगह क्या आएगा? पहले मैं लिखता हूं सेल ताकि आपको ध्यान रहेगा। पर सेल की जगह क्या आ जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट 1700। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू महेश। हमने महेश को पुराना फर्नीचर बेचा। तो सही एंट्री क्या बनना चाहिए? महेश डेबिट टू फर्नीचर 500, ये एंट्री बनना चाहिए। क्या हुआ? ओमिटेड टू बी पोस्टेड। बेटा रिकॉर्ड हुआ है, पोस्ट नहीं हुआ है। रिकॉर्ड हो चुका है, पोस्ट नहीं हुआ है। अब देखो आगे क्या लिखा है? दिस एरर डिटेक्टेड इन नेक्स्ट ईयर। इस गलती का पता अपने को अगले साल चला। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा ध्यान से। अगर सेकेंड स्टेज रेक्टिफिकेशन होता, अगर सेकेंड स्टेज रेक्टिफिकेशन होता तो हमारा आंसर क्या होता? नो एंट्री। कुछ याद है क्या आपको? हमारा आंसर होता नो एंट्री। क्यों नो एंट्री? क्योंकि एंट्री तो मैं पास कर चुका हूं, केवल पोस्ट नहीं हुआ। तो मैं क्या बोलता? हम दोनों अकाउंट में जाके पोस्ट कर देते, काम खत्म। लेकिन यहां पे थर्ड स्टेज रेक्टिफिकेशन है। मतलब जरा सोचिएगा, आपने पिछले साल जनरल एंट्री बना दी लेकिन पिछले साल के लेजर में नहीं गया। अब पिछले साल के लेजर में नहीं गया होगा तो उसका क्या इफेक्ट हुआ होगा कि पिछले साल के लेजर में नहीं गया, मतलब इस साल ओपनिंग बैलेंस, दोनों बैलेंस, भाई लेजर को देख के आप अगले साल एंट्री बनाते हो ना। तो ये महेश और फर्नीचर दोनों अकाउंट में नहीं गया ना, तो दोनों अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं आया होगा। तो इसकी वजह से मुझे इस साल इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो एंट्री बनेगी महेश डेबिट टू फर्नीचर, ये बनेगी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। एक बार वापस से सुन लो बेटा, मैंने क्या बोला? सेकेंड से रेक्टिफिकेशन होता ना तो मैं क्या बोलता? अकाउंट तो उस समय फाइनल हुए नहीं थे, तो मैं बोल देता कि आप लेजर में जाके पोस्ट कर दो, एंट्री वापस से नहीं बनेगी। लेकिन थर्ड स्टेज है, उसका प्रॉब्लम समझो ना। हमने लेजर में नहीं लिखा ना, तो लेजर का जो बैलेंस है वही तो ट्रायल में जाता है, वही तो फाइनल अकाउंट में जाता है। और फाइनल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यहां पर ये एंट्री नहीं पास हुई तो मेरी बुक में महेश इस साल लिखना पड़ेगा ना मेरे को, क्योंकि इस साल एंट्री थोड़ी हुई है, पिछले बार हुई है। तो इस बार मुझे एंट्री पास करना पड़ेगा महेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। क्लियर? इसके बाद आखिरी के 3 बेटा। 73 देखो, फाइंड ए ड्यू बाय क्यू। ये जो वर्ड आता है ना ड्यू बाय क्यू, ड्यू बाय क्यू का मतलब है क्यू से लेना है, बाय का मतलब होता है से।
ड्यू बाय क्यू, मतलब हमको क्यू से लेना है कितना, फाइंडेड, ओमिटेड टू बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस, ये पिछले बार के ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा, देखो लिखा ना, गलती का पता इस साल चला, मतलब पिछले बार के ट्रायल बैलेंस में आपने एक डेटर का नाम छोड़ दिया, तो डेटर का नाम ट्रायल में छूटा तो फाइनल अकाउंट में भी छूट गया होगा। अब ये गलती इस साल पता चल रही है, तो अपने बुक में इस साल एक डेटर छूटा हुआ है, तो डेटर को इस साल लाना पड़ेगा, तो डेटर को लाने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे, क्यू डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, फाइंडेड, वन साइडेड एरर है ना, तो केवल क्यू अकाउंट गलत है तो क्यू को डेबिट कर दो, मतलब एक डेटर छूट गया अपना बुक में इस साल, पिछले बार लिखना था नहीं लिखे, तो इस बार मुझे डेटर को लाना पड़ेगा ताकि मैं उससे पैसा ले पाऊं। चलिए आगे बढ़िए। An amount of 4167 of sale was wrongly posted as 4617. Error detected in next year. एक बात ध्यान रखना बेटा, यहां पे पूरा क्वेश्चन का फोकस ना सेल के ऊपर है। देखो क्या लिखा है, 4167 का सेल था, उसको गलती से पोस्ट कर दिया 4617, ज्यादा पोस्ट कर दिया। सेल की बात कर रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा बेटा कि कोई सब्सिडी बुक वगैरह की कोई बात मत करो, केवल सेल की बात कर रहा है कि हमने सेल में पोस्ट गलत कर दिया, तो सेल में मैंने ज्यादा पोस्ट कर दिया ना, तो अब मुझे सेल को कम करना पड़ेगा, तो सेल को कम करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट, और टू क्या होगा, सस्पेंस। दोनों का डिफरेंस देखो जरा, 4617 माइनस 4167, 450, और ये गलती का पता अगले साल चल रहा है, तो आपको मालूम है सेल एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसकी जगह क्या आएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और अब दोस्तों आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फिर रेक्टिफिकेशन पूरा 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 खत्म बेटा। 10 नंबर, 10 से 16 नंबर आपकी मुट्ठी में आने वाले बेटा। आखिरी पॉइंट पढ़िए, बिल पेबल फॉर फाइंडेड टू मिस्टर वाई। वाई को बिल पेबल था, हमारी लायबिलिटी है, ठीक है, एंटर इन बिल रिसीवेबल बुक, क्या बोल दिया बेटा, बीआर बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बीआर बुक में रिकॉर्ड कर दिया। बिल पेबल था वाई को, तो एक बार सोचते हैं कि सही एंट्री क्या बनना चाहिए, वाई डेबिट टू बिल पेबल, मत ये आना चाहिए था बिल पेबल बुक में, और बिल पेबल बुक में आने का मतलब एंट्री बनना चाहिए वाई डेबिट टू बिल पेबल, पर हमने कहां रिकॉर्ड कर दिया, बीआर बुक में, बीआर बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब हमने एंट्री क्या बना दिया, बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई, ये बीआर बुक में रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब आपने ये एंट्री बना दिया, ठीक है, 500। अब आपको दोनों को कंपेयर करके, और क्या लिखा है, एरर डिटेक्टेड इन नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर गलती पता चली, मतलब जहां जहां नॉमिनल अकाउंट आएगा उसकी जगह आएगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके चलिए बेटा ठीक करें। वाई को करना था डेबिट, अलग पेन ले रहा हूं, वाई को करना था डेबिट, लेकिन हमने गलती से वाई को कर दिया क्रेडिट, तो अब बेटा वाई को करेंगे डेबिट डबल अमाउंट से, डेबिट का क्रेडिट महापाप, डेबिट का क्रेडिट महापाप, वाई को डेबिट कर लो 1000 रुपए से, वाई की जगह आप पीएल एडजस्टमेंट मत लिखना, ध्यान है ना आपको, 2, अच्छा सॉरी ये आ गया वाई, हाँ जी बेटा, अभी बिल पेबल को क्रेडिट करना था, नहीं किया ना, अभी क्रेडिट कर दो 500 से, और ये जो बीआर गलत डेबिट कर दिया इसको जीरो करने के लिए कर देंगे क्रेडिट बीआर, ठीक है, और इसके साथ पूरे के पूरे बेटा 75 क्वेश्चन कंप्लीट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बीआरएसी दो टॉपिक ऐसे टॉपिक है जिसमें काफी लोगों को डाउट होता है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है बेटा आपके लिए। मैंने 151 क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन दिए, उसके बाद भी मेरे को मालूम है कि कभी डाउट रह सकते हैं, तो मैंने आपको वीडियो खास मैं आपको बना के दे रहा हूं, ताकि आप वापस से एक बार एक्सप्लेनेशन सुनेंगे ना तो आपकी वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। और बीआरएस तो आप मैंने बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अच्छा फीडबैक है, बड़ा मजा आया मेरे को बीआरएस का जो फीडबैक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद बेटा रेक्टिफिकेशन भी हो जाएगा आपके लिए पानी पानी। ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।